अगर एक साथ देश भर में चुनाव होने लगे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। केरल में लेफ्ट ने कहा है कि ये जो कांग्रेसी है वो देश के लिए ठीक नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन और राहुल गांधी कभी बाइकर हैं, कभी धावक हैं, कभी स्विमर हैं, कभी ढक्कन खोलने वाले हैं। तो राजनीति इसमें योगी जी ऐसे मास लीडर हैं कि बिहार के समस्तीपुर की रैली का उदाहरण ले तो मोदी जी की जितनी आई थी देखने के लिए उससे अधिक योगी जी को देखना लोग पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। इस अलायंस को बनाने से पहले सबसे पहले अपनी विचारधारा इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निश्चित करना था। उसके अनुसार ये करते कि मोदी जी कुछ भी बोले हम उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे महंगाई की। चलो अडानी को बोल रहे थे, अडानी पे भी मान लेते, अडानी को बोलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी असहज हो जाती है, शरद पवार असहज हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आ रहा है भाई तो वो भी नहीं चल रहा है। कम से कम डेमोक्रेसी बचाओ आंदोलन पे ही जाना था तो प्रॉपर जाते। अब एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को मच्छर के समान समझते हैं और कहते हैं मसल देंगे और कह रहे हो कि हम डेमोक्रेसी बचाएंगे। तो डेमोक्रेसी तो अब बचा रहे हैं लेकिन इस देश के हिंदू बचा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बचाने के चक्कर में ये जो गठबंधन है वो नहीं बच रहा। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस टीजेडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी। जी हाँ, अभिषेक तिवारी, वही पटना वाले, और उनसे हम आज के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है अभिषेक जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण। वो इसलिए कि आज जन्माष्टमी है ना, उसके बाद जय श्री राम। अब बताइए सर। तो अब आप ये बताएं कि राजनीतिक माहौल बड़ा गर्मा रहा है, तो ये जो गर्माहट हो रही है वो अनायास हो रही है कि किसी की मूर्खता के कारण हो रही है? कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हैं जिनके कारण हो रही है? ये गर्माहट क्यों हो रही है? सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए संजय सर, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही, इसको हम लिमिटेड तरीके से देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी लाल किला के प्राचीर से और कहा था कि 4 साल तो राष्ट्रनीति करूंगा किंतु अंतिम 1 वर्ष चुनावी जो वर्ष होगा उसमें राजनीति करूंगा। और ये राजनीति का साल है सर। अब यहाँ देश के नाम परिवर्तन होने पे भी लोगों को तकलीफ हो रही है, उसको लेकर के जयशंकर जी ने भी बयान दिया। आप संविधान पढ़िए, इंडिया का मतलब भारत है। अब इस ट्रैप में लोग फंस रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी इधर बात हो रही है, वो भी ट्रैप में फंसेंगे। और वो इसलिए फंसेंगे क्योंकि इसी जो इंडी अलायंस की बात करते थे ना सर, इसमें कई घटक दल है जो कहते थे कि नहीं, देश में चुनाव सभी एक साथ होने चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख नाम एक प्रधानमंत्री के तथाकथित जो कैंडिडेट बन रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का है। वो तो कहते थे कि नहीं, मोदी जी का ये विजन जो है बड़ा क्रांतिकारी विजन है। अगर एक साथ देश भर में चुनाव होने लगे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, ये विकास की ओर आगे जाएगा। अब इसमें उनको भी एक पूरा मार्ग मिल गया है कि जानते हैं अब इस इंडी अलायंस में कुछ बचा नहीं है। न तो वो कन्वेनर बन रहे हैं, न उनकी कोई वैल्यू है, न ट्विटर ट्रेंड में भी कम से कम एक बार आगे आ जाते कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तो भी संतोष मिलता कि चलो कुछ तो जनता हमारे साथ है। वहां भी ममता बनर्जी फॉर पीएम ट्वीट हो रहा है। तो एक जो स्थिति है नीतीश कुमार को, उनको पता चल गया कि भारत के लोगों ने उनको बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया है। तो अब क्या क्या ऑप्शन है? अब एक ऑप्शन है कि निर्दलीय लड़के फिर से एक बार टेस्ट किया जाए कि राजनीतिक कुछ साख बची है या नहीं बची है। दूसरा, राजद जितनी लोकसभा की सीटें दे दे उसमें संतोष कर ले। और तीसरा कि बीजेपी अमित शाह जी के पास जाएं, बीजेपी के पास जाएं, माफी मांगे, कहें कि हमसे गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूं, हे आप तो सर्वज्ञाता हैं अमित शाह जी, उस भूल को क्षमा कीजिए और ये जो नैरो स्केप आपने मेरे लिए खोला है, थोड़ा सा इसमें स्केप करने का मेरे पास चांस है,
इस गठबंधन से दूर जाने का। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे मैं आपका समर्थन करता हूँ। बदले में कुछ अधिक नहीं चाहिए, अच्छा रिटायरमेंट चाहता हूँ कि किसी छोटे मोटे राज्य का राज्यपाल भी अगर आप नियुक्त करें तो बड़ा आभारी रहूंगा। तो ये 3 विकल्प उनके पास हैं। अब इस 3 विकल्प में चुनाव उनको करना है कि वो क्या करेंगे, इसलिए, और ये तीनों विकल्प उनके लिए खुले हैं। बहुत पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे हरिवंश जी का जो एक चैनल है उसके थ्रू बातचीत का हमेशा ही रास्ता ओपन रखा। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में संघोल का विरोध करते हैं, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हैं, जदयू से हैं, उनकी पार्टी से हैं, वो तो गए। तो क्या नीतीश कुमार जी की इच्छा के विरुद्ध गए? मैं नहीं मानता कि जदयू का कोई विधायक या सांसद उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकता है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के तो वो स्वयं चैंपियन है, चैंपियन ऑफ चैंपियन है। तो ये एक राजनीतिक स्थिति बिहार की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सर आपने जो कहा, ये अलग दुविधा का केस है। मोदी अमित शाह निश्चित रूप से निर्मोही है, लेकिन योगी इतना बड़ा निर्मोही निकलेगा ये अखिलेश यादव ने नहीं सोचा था। अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी भूल है वो ये है कि वो लोकसभा छोड़ करके जब विधानसभा में आए उत्तर प्रदेश के, तब से उनका जिस प्रकार से सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने मानमर्दन किया है, जिस तरह से उनको चिढ़ाया है, बच्चा समझाया है, वो यूपी के जनमानस तक पहुंच गया कि एक्चुअली राहुल गांधी के समानांतर हैं, या यूं कहें समांतर हैं, विचारों को लेकर के, विचारधारा को लेकर के, और बुद्धिमत्ता में भी। वैसे बुद्धिमत्ता में इनके समांतर एक और हैं सर, जो इनकी अलग दुविधा है। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, इन्होंने तो ये कह दिया कि बिहार की जीडीपी पूरे भारत में सबसे अच्छी है। इसके बाद बिहार वासी स्वयं में कंफ्यूज हो गया। जीडीपी का मतलब? जीडीपी का मतलब गुंडई, डकैती, हाँ, फिरौती। जीडीपी मतलब वही है, डकैती, फिरौती। तो इसमें निसंदेह बिहार अच्छा स्कोर कर रहा है, क्योंकि बैंक डकैती भी हो रही है, अपहरण उद्योग फिर से चालू हुआ है, और मैं सर इसको इंक्लूसिव विकास मानता हूँ। देखिए, अच्छा, ये गुंडई, डकैती, फिरौती में कोई सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाता है, या कोई रिजर्वेशन रखा जाता है, या कुछ, या कि विशुद्ध रूप से किसी के ऊपर भी लागू हो सकती है? ये नहीं, लागू किसी के ऊपर हो सकती है, लेकिन ये जो एक मैं कह रहा हूं इंक्लूसिव विकास है, उसमें समाज के सभी तत्वों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए मैंने कहा, अब देखिए क्या है, मान लीजिए प्रभुनाथ सिंह जी ने यदुवंशी 2 लोगों की हत्या कर दी, उसको राजद ने समर्थन दिया कि नहीं, आप हमारी पार्टी से महाराजगंज से 2013 में लोकसभा जीत के जाइए, हम देखते हैं आपको कौन हाथ लगाता है, आप सांसद बन जाइए। तो सामाजिक न्याय में भेदभाव नहीं हुआ, वो राजपूत हैं और जो मरने वाले लोग थे वो यादव थे। उसी प्रकार से सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए फिरौती, डकैती, ये सारी चीजें बढ़ जाती है, तो विकास किसका होगा सर? सिर्फ डकैती वालों का विकास नहीं सर, गोलियां चाहिए, बंदूक चाहिए, चोरी की बाइक चाहिए, तो इसके लिए तो एक बहुत लार्ज स्केल पे सर रोजगार उत्पन्न। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स के लिए तो लार्ज नंबर पे होता है। यही है कि मतलब इसी वजह से जीडीपी बिहार का आ गया। अब उसके पड़ोसी राज्य की तरफ भी चलते हैं सर। आपने कहा बेचैनी है, बंगाल में तो सर ऐसा है कि वहां का एक स्वयं का उद्योग चल रहा है। मुझे लग रहा है कि भारतीय आर्मी को भी संपर्क करना चाहिए। वहां जिस हिसाब से बम के स्वतः निर्माण हो रहे हैं, जिलेटिन पकड़े जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए। गलती कर रही है भारत की सेना। पाकिस्तान को हराने के लिए आपको कहीं और से बम बारूद खरीदने की आवश्यकता है ही नहीं, बचा ही नहीं। बंगाल अकेले सप्लाई कर देगा जितने बम ब्लास्ट घर में वैज्ञानिक कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट खुद पे करना कितना मुश्किल काम होता है। मैंने बचपन में सुना था कि एक जहर को टेस्ट करने के लिए 2 वैज्ञानिकों की जान गई कि वो मीठा है या शावर है, खट्टा है। उसी प्रकार से बंगाल में बम विस्फोट होने के बाद ये है कि वो टेस्ट कर रहे हैं स्वयं पे कि पहले ये फटने पे कितने घरों को ध्वस्त कर सकता है। तो ये बंगाल को लेकर के भी अच्छा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2017 के पंचायत चुनाव के बाद है ही कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, एनएचआरसी की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पे प्रजातंत्र नहीं है, और वहां पे प्रजातंत्र का शासन नहीं है, शासक का प्रजातंत्र। हाँ, वो तो बताया ना, रूल ऑफ लॉ। हाँ, नहीं है वहां लॉ ऑफ द रूलर। हाँ,
तो ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब सामाजिक न्याय के जो सब मिले हुए हैं, भारत का जो आइडिया है वो शायद रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए थोड़े तकलीफ में है। देखिए, भारत के लोग ये चाहते हैं कि सर्वधर्म समभाव की हम जब बात करते हैं तो ये चाहते नहीं, उसमें सर्वधर्म को हटा दिया जाए। अब यही चीज जो है भारत की जनता रिजेक्ट कर रही है। तो पहले मुझे लगता है कि इनको ये ठीक है, जो चाहते हैं वो सही हो सकता है, लेकिन भारत की जनता को भी, हिंदू को भी समझाना होगा ना कि तुम कीड़े मकोड़े हो। क्योंकि दयानिधि जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो भारत का हिंदू समझ नहीं पा रहा है ना कि वो मलेरिया है, वो मच्छर है, उसकी वही औकात है, उसको मसल दिया जाएगा। भारत की जनता कह रही नहीं, तुम हमको ऐसा बोल रहे हो तो हम मोदी को वोट कर देंगे। तो इसी वजह से थोड़ी सी असहजता की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जा रहे हैं, 20, 25, 30 साल में शायद सत्ता के रास्ते को प्राप्त कर लेंगे। आप हमारे डॉट डॉट वालों की बात कर रहे हैं? मैं डॉट डॉट वालों की ही बात कर रहा हूँ। तो डॉट डॉट वालों के जो मुखिया जिनको कहा जाए, राहुल गांधी जी, उनके जो सलाहकार हैं वही डीएमके के सलाहकार हैं। तो ये जो लेटेस्ट रिमार्क आया है सनातन धर्म के बारे में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जानबूझ के दिया गया है, या कि मूर्खता में दिया गया है, या कि अपरिपक्वता में दिया गया है, या इनको ये लगता है कि इससे ये पूरी तरह से इस जो एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं उसको फोड़ने के लिए दिया गया है? क्या है ये? संजय सर, मुझे लगता है इसको फिर से हम प्रोस्पेक्टिव जो है चेंज करते हैं थोड़ा सा। आपने कहा कि ये राहुल गांधी के और डीएमके दोनों के सलाहकार हैं। मैं कहता हूं कि असंभव है, ये अमित शाह के सलाहकार हैं। अमित शाह ने इनको सलाह दिया कि ये दोनों ऐसे ट्रैप नहीं हो सकते, इनको वो बुलवाओ जो बीजेपी चाहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव बहुत नेक टू नेक चल रहा था। अब नेक टू नेक फाइट में ऐसे ही बयान जो है वो बीजेपी की तरफ चुनाव को मोड़ सकते थे। तो ये जिम्मेदारी उस सलाहकार ने निभाई और बताया होगा स्टालिन को कि देखो, ऐसा है कि भले तुम्हारे माता पिता मंदिर जाते होंगे, लेकिन जब तक तुम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो ना, तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो जो प्रिविलेज लोग हैं। अब उस आदमी को यही समझ में नहीं आया कि वो खुद प्रिविलेज्ड है। वंशवाद से अधिक बड़ी प्रिविलेज इससे और वैसे कुछ होती नहीं, लेकिन यहाँ तो एग्जाम्पल्स हैं, खैर उस पर नहीं जाएंगे। प्रिविलेज्ड, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक प्रिविलेज्ड आदमी भी उनके खिलाफ लड़ना चाहते हो कि बाकी लोग मेरे अलावा कैसे प्रिविलेज्ड हो सकते हैं। तो उसके खिलाफ बयान देने के पहले तुमको सनातन को मिटाना होगा, और सनातन ऐसे नहीं मिटेगा। उसको डेंगू बोलोगे, मलेरिया बोलोगे तो मिटेगा। और तुमको कोई जानता नहीं कौन है, उसको बिहार का पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला या बंगाल का या फिर उत्तर भारत में तुमको कोई जानता नहीं है। तो तुम मास पूरे भारत के प्रधानमंत्री तो तुम नहीं बन सकते। अगर बनना है पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो पहले लोग तुमको भारत में जानेंगे। कैसे जानेंगे? तुम इस प्रकार का बयान दे दो। तो आपका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री का एक और कैंडिडेट आ गया है क्या? लीजिए, ये पूछने की बात है सर। लार्जेस्ट पार्टी कौन है सर? इंडिया अलायंस की आप बताइए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है सर? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो राहुल गांधी की ही पार्टी है भाई। नहीं, वो तो सर 53 सीट जरा कल्पना कीजिए, कितनी होती है 53? मैं समझ गया, 53। मैं समझ गया सर। 50 + 3 56, इनसे 3 कम, 56 से 3 कम, मैं समझ गया सर। किंतु वो तब है ना जब तमिलनाडु डीएमके तो जुम्मा 32 सीटें लेके बैठी हुई है। 32 सीट लेके बैठी है सर। तृणमूल कांग्रेस से अधिक सीट है। अगर कांग्रेस की सीट इस बार केरल में और तमिलनाडु में नहीं आएगी तो सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा सर? तो प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार तो हो सकता है। काहे नहीं आएंगी? देखिए, तो पिछली बार जितनी आई थी 53 सीट, उस 53 में से कोई 33 तो 8 और 15 23 और 10 पंजाब की, 33 तो यहीं से थी। बाकी पूरे देश से तो 20 ही आई थी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा। तो पंजाब से इस बार कितनी आएगी? 0। अच्छा, ठीक। और केरल में लेफ्ट ने कहा है कि ये जो कांग्रेसी है वो देश के लिए ठीक नहीं है। अभी 2 दिन पहले केरल की जो है सरकार ने ये सब बातें कही है। तो आपस में केरल में फाइट करके जिसको भी आगे निकलना है, और तो वहां से 5 आ जाएंगे। ठीक है। और इस बार डीएमके शायद
उतनी मजबूत ना रहे, शायद ADIM के 9-10 के आसपास और बीजेपी का अलायंस आ जाए। वैसे तो अन्नामलाई जी ने 25 का दावा किया, पर हम उस दावे पे नहीं जाते हैं, मान लेते हैं वहां से। उन्होंने तो 25 खाली बीजेपी का दावा किया। हाँ, मैंने वही कहा, तो खैर मान लेते हैं वैसी स्थिति नहीं भी हो, तब भी DMK के लिए और राहुल गांधी के लिए तमिलनाडु के रास्ते आसान नहीं है। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ तमिलनाडु में सीट मिल रहा है, पंजाब कम हो गया, 5 मिल जाएंगी। 8 थी पिछली बार, इस बार 5 मिल जाएंगी। अच्छा, बंगाल में? बंगाल में तो पिछली बार तो 2 आ गई थी, इस बार तो एक विधायक भी नहीं है सर। विधायक भी नहीं है तो 0। तो सीटें कम हो गई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में सर। अरे उत्तर प्रदेश में तो तीनों चुनाव लड़ रहे हैं भाई, माँ बेटा बिटिया। जीतेंगे कितने चुनाव? तो सर कोई लड़ सकता है, आप गारंटी लेंगे कि इस बार वो रायबरेली की सीट जीत जाएंगे? ना, अदिति सिंह जीतेगी। अदिति सिंह जीतेगी। तो बनारस से आप ये कहना चाहते हैं प्रियंका वाड्रा जीतेगी चुनाव? प्रियंका वाड्रा तो फूलपुर से लड़ रही है। अच्छा, तो चलिए फूलपुर के समझ लेते हैं। तो नीतीश कुमार मतलब फूलपुर से नहीं लड़ेंगे? अब ये तो भाई आपस में झगड़ा होगा, तो आपस में तलवारें चलेंगी फिर। और अमेठी से तो हमारा प्रिंस लड़ेगा। अच्छा, अमेठी से प्रिंस लड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि उत्तर प्रदेश से एक सीट फिर से रिटेन कर लेगी। ना ना ना, वो भी नहीं, वो भी स्थिति नहीं है। ना। तो शून्य। तो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसीलिए मैंने इतनी असेंबली में 2 ही तो आई थी, इसीलिए मैंने इतनी भूमिका बनाई 2 में से एक जो मोना मिश्रा थी वो यहाँ आके भारत माता की जय पर आपत्ति कर गई है। हाँ। राजस्थान में तो मैंने यही बताया कि जब यूपी में नहीं आ रही है, पंजाब में नहीं आ रही है, केरल में कम हो रही है, तमिलनाडु में कम हो रही है, तो सीट बढ़ेगी कहां सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कांग्रेस स्वीप करेगी या कांग्रेस स्वीप होगी? अब कह नहीं सकते ना। आप देखिए कितने बड़े बड़े मुद्दे ले आई है कांग्रेस पार्टी, और उनका जो ये डॉट वाला जो गठबंधन है, अब उसने अपना नाम ही डॉट इंडिया रख दिया। ठीक। उसके बाद फिर उन्होंने सनातन धर्म के विरोध में बोल दिया कि भाई सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, फ्लू, कोरोना ऐसा है, इरेडिकेट होना चाहिए, मतलब समूल नष्ट होना चाहिए। और अब उनको भारत के नाम पर भी आपत्ति है। ये भारत के नाम पर आपत्ति अगर करेंगे और भारत माता की जय के विरोध में कहेंगे कि ये नारा नहीं लगाया जा सकता कांग्रेस की मीटिंग में, तो फिर क्या होगा? मैं वही कह रहा, इसीलिए मैंने कहा कि सर देखिए, किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है, 1 अरब 40 करोड़। एक मैं आपको बताता हूँ, एक गीता में एक श्लोक है, आत्मनः आत्मनो बंधु आत्मनः रिपु आत्मनो। ये आप जो है स्वयं के ही बंधु हैं और स्वयं के ही शत्रु हैं। हाँ। तो इस समय हमारा डॉट अलायंस कुछ ऐसा करता लग रहा है क्या? नहीं, मैं उसी संदर्भ में आपका उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूं कि इनकी जो आइडिया है ना इंडिया को लेकर के, अच्छा आइडिया होगा, ठीक है, लेकिन भारत बहुत बड़ी आबादी का देश है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर अभी से 50 साल का समय चाहिए होगा। तो 50 साल बाद सत्ता में तो आ सकते हैं इस विचारधारा को लेकर के, लेकिन इस विचारधारा पे कायम रहते हुए कम से कम 2024 और 29 में आना असंभव सा लग रहा है। क्योंकि अब कैंडिडेट भी तो देखिए, अभी पीएम कैंडिडेट मान लीजिए मोदी जी आएंगे, आगे तो योगी जी आएंगे। योगी जी तो ऐसे मास लीडर हैं कि बिहार के समस्तीपुर की रैली का उदाहरण ले तो मोदी जी की भीड़ जितनी आई थी देखने के लिए, उससे अधिक योगी जी को देखना लोग पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और ये बीजेपी की शैली भी रही है कि बीच में वाजपेयी जी रहे, फिर आडवाणी जी आए, फिर मोदी जी आए। अब आडवाणी जी को तो सुनने नहीं आते थे लोग, वो कुशल वक्ता नहीं थे। वक्ता भले ना हो, किंतु बिहार में जब वो रथ यात्रा पे निकले थे सर, देखिए बिहार को बचाने में आडवाणी जी के रथ यात्रा का मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूं। वरना बिहार के तो हिंदू 1990, 91, 92 में ही आपस में लड़के समाप्त हो गए होते। लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पे जब रथ यात्रा निकली, प्रभु श्री राम ने सभी जातियों को एक साथ कर दिया, और तभी लालू यादव ने नारा दिया कि ये जो आडवाणी है ये मंडल के आगे कमंडल लेके चल रहा है। क्योंकि वो राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव को बहुत असहज कर रही थी कि हम जातियों को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, और ये प्रभु श्री राम के नाम पे आडवाणी जी एक कर रहे हैं।
और पहला अलायंस उन्हीं के साथ था, बीजेपी के साथ ही था उनका, लालू यादव का, और छपरा में अरेस्ट हो गए। नहीं ठीक है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि आसान नहीं होगा अब सनातनी को तोड़ना, क्योंकि पहले तो सिर्फ रथ यात्रा थी, अब तो सोशल मीडिया की यात्रा है। और इस यात्रा में जयपुर डायलॉग्स जैसा चैनल है जो लगातार योगदान दे रहा है, लोग सुनते हैं, समझते हैं, शेयर करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि XYZ कोई भी विचारधारा है सनातन को जो रिफ्लेक्ट करती है, इस देश से सनातन पूरी तरह से अभी समाप्त हो गया? और अगर नहीं हुआ है तो बड़ा मुश्किल है सनातन विरोधियों को 2024 में सत्ता के केंद्र में वो देख पाएंगे। इसी वजह से आप एक अपने, आप कह सकते हैं कि वो यूट्यूबर हैं चाइनीज, उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, उन्होंने ट्वीट किया कि प्रियांक खड़गे और स्टालिन के बेटे के बयान की निंदा होनी चाहिए, ये इंडी अलायंस को जो है बहुत भारी पड़ेगा। उनको ये ध्यान नहीं है कि देश पे भारी पड़ेगा, उनके लिए देश महत्व तो नहीं रखता, उनकी जान ये सोच के जा रही है कि बताओ इस बयान की क्या आवश्यकता थी, ये बयान नहीं देते तो 2024 को लेकर के हम लोगों ने ठीक ठाक माहौल बना दिया था। पता नहीं कौन स्लीपर सेल एजेंट है अमित शाह का जो इस प्रकार के बयान दिलवा देता है। तो ये कौन थे, अंजू जी या कि असत्य हिंदी? असत्य हिंदी, अच्छा, हमारे बेचारे कालुतोष जी। तो कालुतोष जी बहुत असहज हो रहे होंगे कि बताइए आती हुई मलाई एक बार फिर से निकल जाएगी कुछ मूर्खों की वजह से। हालांकि वो ऐसा कहेंगे नहीं, नाम ऐसा नहीं लेंगे, नहीं बोल सकते। देखिए, गुलामों के अंदर एक परंपरा का निर्वहन बहुत आवश्यक है। मालिक मारे या कूट दे या लतिया दे, आप मालिक को फिर भी कहेंगे जी हुजूर जो किए अच्छा ही किए, क्योंकि पेमेंट बंद हो जाएगी, तो आपका जीवन कैसे चलेगा? यह तो समस्या है, बड़ी समस्या है, गंभीर है। लेकिन ये लगातार लूज बॉल पे लूज बॉल दिए जा रहे हैं, और एक कुशल बल्लेबाज को यदि आप लूज बॉल देंगे तो वो तो उसको स्टेडियम के बाहर पहुंचा ही देगा। और मोदी जी से कुशल बल्लेबाज तो इस समय कोई राजनीति में है नहीं, ये तो विपक्ष वाले भी मानते हैं। तो इसलिए हम भी इसको कह सकते हैं बिना गालियां खाए। अब ये बताएं कि जो इलेक्शन वाला मामला आपने आरंभ में कहा कि नीतीश जी का वो था, तो उसके ऊपर इतनी प्रतिक्रिया, हर प्रतिक्रिया जो है वो कभी भी संयत नहीं आती। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पूरे इस अलायंस में ही किसी समझदार व्यक्ति का अभाव है। एक शरद पवार जी हैं, लेकिन वो इतने समझदार हो गए हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। ज़्यादा समझदार होना भी समस्या की बात होती है। तो ये लगातार लूज बॉल पे लूज बॉल दिए जा रहे हैं, और जैसे ही ऐसे कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं प्रधानमंत्री जी, उसकी कोई आवश्यकता इनको थी नहीं। जैसे भारत, उन्होंने अगर प्रेसिडेंट ने लिख दिया तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, इंडिया दैट इज भारत, और उसका जो हिंदी रूपांतरण है तो उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो बेसिक नाम तो भारत है ही ना, तो उसमें इतना रिएक्ट करने की, इतनी प्रतिक्रिया देने की, इतनी उछल कूद करने की क्या आवश्यकता थी? आप कह रहे हैं साउथ इंडिया स्वीकार नहीं करा, तमिलनाडु के अलावा तो कहीं दिक्कत होगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया में उनका भी ऑब्जेक्शन जो है वो भारत नाम को लेके नहीं है, उनका भी ऑब्जेक्शन जो है वो प्रोनाउंसिएशन को लेके है। क्योंकि हमारे क्या है कि हिंदी जो है ना, हिंदी में एक बड़ी समस्या है, हिंदी जो है वो उर्दू में बहुत मिक्सअप हो गई। यहाँ जो उत्तर भारत में जो स्थिति रही, तो उसके कारण हम हिंदी भाषी जो है ना, वो जो छोटा आ है उसको खा जाते हैं, जो संस्कृत में नहीं खाते हैं। तो संस्कृत में अगर भारत लिखा जाएगा तो ए लगेगा साथ में, मैं वही कहने वाला। यहाँ खा, तो उनकी केवल इतनी सी आपत्ति है, तो वो तो आपत्ति मीट आउट हो सकती है, उसमें क्या है। ठीक है, तो आप भारत, लेकिन इतनी प्रतिक्रिया संविधान में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या, अरे नाम बदल देंगे, इंडिया खत्म कर देंगे, हमसे घृणा करते हैं, ये करते हैं। ये तो वो वाली बात हुई कि आपको किसी ने थोड़ा सा चिढ़ाया और आप चिढ़ गए और हल्ला गुल्ला करने लगे। और बचपन में आप जानते हैं क्लासरूम में ये पक्का नियम है कि जो चिढ़ेगा उसी को चिढ़ाया जाएगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ सब। मुझे लगता है कि
चूंकि इस वक्त जो इंडी अलायंस है उस पर इटली का प्रभाव है, तो भारत के मूल रूप से वो कटे हुए भारत से। अब ये क्यों है? अब मैं हिंदी बोर्ड का विद्यार्थी हूँ, पता नहीं नीतीश कुमार शायद अंग्रेजी माध्यम से पढ़े होंगे, या तेजस्वी यादव ने एमटेक किया होगा तो इसी अंग्रेजी में ही किया होगा, इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति है। मैंने जो बिहार में किताबें पढ़ी उसमें लिखा हुआ था सर हिंदी में भारत का संविधान, और शायद आपने भी वही पढ़ी होगी। मैं भी हिंदी माध्यम का ही हूँ। ठीक हो सकता, मैं इसीलिए मैंने कहा कि जो आजकल नए एमटेक होल्डर या ऑस्ट्रेलिया वाले विद्वान सब घूम रहे हैं उन्होंने इंडिया ही, वैसे उनको मैंने कभी अंग्रेजी बोलते नहीं सुना ऑस्ट्रिया वालों को। नहीं, लेकिन आप उनकी टेक्निकल नॉलेज पे ज्ञान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जीपीएस के माध्यम से आजकल तो पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी एग्जैक्टली किस कलर की दिखती है और कहाँ पे है। अच्छा, जीपीएस कलर भी बताता है? सब बताता है जी। वो उन्होंने कहा था कि जो इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, उसको तो ट्रैक किया जा सकता था, गाड़ी पलटी है कि नहीं पलटी है वो भी जीपीएस के माध्यम से। तो और अब बिहार वाले को देख लीजिए, उन्होंने जीडीपी का जो उदाहरण दिया, तो आप उनके ज्ञान पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अब मूल बात यह है कि भारत पे ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसका कारण है सर चीनी यूट्यूबर गैंग। पेमेंट टाइम टू टाइम मिलती है, और साथ में क्या है कि वो जो अमित शाह वाला सलाहकार है वो इनको सलाह देता सही तब तो ठीक था, लेकिन वो हर बात इनको गलत बताता है क्योंकि वो पेमेंट मेन रूप से अमित शाह से ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने निकम्मे हो कि तुम लोग नाम बदल रहा है देश का, इंडिया का हिंदी में ये नाम रख रहे हैं, ऊपर से वीरेंद्र सहवाग कह रहा है कि वर्ल्ड कप की जर्सी पे भी इंडिया की जगह, तो तुम पता है क्या हो जाएगा? अब अंग्रेजों के तुम गुलाम नहीं रहोगे, अब अंग्रेज तुमको वैल्यू नहीं देंगे। तुम जाओगे ना कभी लंदन वंदन तो बोले देखो भारतीय है, अब वो नहीं कहेंगे कि इंडियन है। तो 200 की गुलामी का, 200 साल की गुलामी का कुछ तो फायदा निकालते। इन्होंने कहा बात तो सही है, बात सही है, हमें जो है भारतीय नहीं कहलाना चाहिए, हमें इंडियन ही कहलाना चाहिए। इंडिया में कुछ वजन ज्यादा लगता है। अब बड़ी कमाल की बात है, पहले अभी कुछ दिन पहले तक बिहार वासी कहते थे बड़े प्राउडली कि भारत के संपूर्ण नाम बिहार में है, अगर हम अंग्रेजी के अल्फाबेट से देखें, और उसमें पहला लेटर ही वो बी फॉर भारत कहते थे। लेकिन अब कह रहे नहीं, बी फॉर भी हम इंडिया रखेंगे, हमारा अलग किताब चलेगा, हम सिर्फ इंडिया जानते हैं। तो और नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही था कि वो 1 साल राष्ट्रनीति के साथ साथ राजनीति करेंगे। उनको पता है कि ये बहुत मैच्योर नेता है, जो मैं गेंद वाइड फेंक रहा हूं वो अक्रॉस जाके हिट मारेंगे, और वाइड गेंद पे ये स्टंप होने की इनको आदत है। तो इसी वजह से वो फेंक रहे हैं इस प्रकार की गेंदें और लगातार ट्रैप में फंस रहे हैं। मुझे लगता है कि सीरियस नोट पे भी इस अलायंस को बनाने से पहले सबसे पहले अपनी विचारधारा इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निश्चित करना था। उसके अनुसार ये करते कि मोदी जी कुछ भी बोले हम उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे महंगाई की, चलो अडानी को बोल रहे थे, अडानी पे भी मान लेते, अडानी को बोलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी असहज हो जाती हैं, शरद पवार असहज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है भाई, तो वो भी नहीं चल रहा है। तो कम से कम डेमोक्रेसी बचाओ आंदोलन पे ही जाना था, तो प्रॉपर जाते। अब एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को मच्छर के समान समझते हैं और कहते हैं मसल देंगे, और कह रहे हो कि हम डेमोक्रेसी बचाएंगे। तो डेमोक्रेसी तो अब बचा रहे हैं, लेकिन इस देश के हिंदू बचा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बचाने के चक्कर में ये जो गठबंधन है वो नहीं बच रहा सर। तो अब थोड़ा विश्लेषण करते हैं, चुनावी विश्लेषण करते हैं जी। और मोटा मोटा जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसका तो हमने विवेचन कर लिया, तो थोड़ा सा चुनावी विश्लेषण यदि करें तो अभी 3 चुनाव होने वाले हैं जी, यानी उत्तर भारत में 3 चुनाव होने वाले हैं और एक तेलंगाना का होने वाला है। तो तेलंगाना में तो जैसा मुझे प्रतीत होता है कि वहाँ तो निर्णय जो है वो एक तरफा होने वाला है, बिल्कुल, और बीआरएस को कोई चुनौती मुझे तो नहीं दिखती। लड़ाई होगी तो नंबर 2 के लिए होगी, तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 2 नंबर के लिए लड़ाई वहाँ हो सकती है। अब जो 3 ये हैं आपके, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके चुनाव होने। इंडी अलायंस आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, और इंडी अलायंस का एक प्रमुख घटक यानी कि आम आदमी पार्टी ताल ठोक के
पूरी तरह से ताल ठोक के मैदान में। कल यहाँ राजस्थान में थे ये जी, जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके एक दिन पूर्व ये राजस्थान में थे। उसके पहले ये मध्य प्रदेश में गारंटी दे के आ गए हैं, छत्तीसगढ़ में गारंटी दे के आ गए और पूरी दमखम से चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं यहाँ। इसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखें? कांग्रेस एक तरफ इंडिया अलायंस में शेयरिंग का फॉर्मूला विलंबित कर रही है और मुझे जैसा लगता है कि ये विलंबित इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि ये परिणाम क्या आते हैं दिसंबर के, उससे उसकी जो पोजीशन है या तो अधिक सुदृढ़ होगी या दुर्बल होगी। और मुझे लगता है कि ये कमर कस रखी है केजरीवाल ने, क्योंकि इनकी स्थिति तो बिगाड़नी ही बिगाड़नी है जिससे अधिक से अधिक सीटें बार्गेन की जा सके। आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल की स्ट्रेटेजी शुरू से बड़ी क्लियर रही है। अच्छा, केजरीवाल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना सर, वो समझते हैं कि इस देश में कलर कोड का क्या वैल्यू है। अब आप देखिए कि पहले आम आदमी पार्टी के बोर्ड की डिजाइन येलो और ग्रीन फिर रेड होती हुई अब कंप्लीट ब्लू हो गई है। ब्लू नीला किसका कलर कोड है? बहुजन। बहुजन से स्वयं को कलर कोड करते हैं। वो मीटिंग्स में भी जाते हैं तो नीली शर्ट ही पहन के जाते हैं आजकल। आश्चर्यजनक रूप से अगर आप चंबल के रीजन में देखें तो अधिकतर जो बीएसपी के सपोर्टर हुआ करते थे वो आजकल आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, और इतने त्वरित रूप से। तो इनके पास दोनों चीजें, एक तो एनजीओ का सपोर्ट है जो एंटी इंडिया एनजीओ रही हैं, उनको केजरीवाल में बहुत होप नजर आता है। उनको लगता है कि ये एक्चुअल में अर्बन डॉट डॉट गैंग का सदस्य है। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो समझता है इस बात को कि छत्तीसगढ़ में हम अचानक से हमारा जो राइज हुआ है खास करके दांतेवाड़ा रीजन में, वो हम इस परिस्थिति में है कि हम 2-3% वोट निकाल लेंगे। अब कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है, या तो इनके साथ अलायंस करें या मध्य प्रदेश में वो उस प्रकार का रिजल्ट एक्सपेक्ट करे जो कि उत्तराखंड में और गोवा में हो गया, जहां पे अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बननी थी। उत्तराखंड जैसे स्टेट में 7% वोट अगर आम आदमी पार्टी ले गई तो कहानी समाप्त है आपकी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अगर चंबल रीजन में मैं कहूं सिर्फ 1% भी वोट अगर काट गई आम आदमी पार्टी, तो चुनाव का ये जो नेक टू नेक फाइट है वो रिजल्ट बदल जाएगा। राजस्थान की अपनी समस्या है। ये ठीक है कि बीजेपी 2013 वाला रिजल्ट रिपीट नहीं कर रही है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी सरकार बना रही। अब इनको सरकार बचाने की भी अगर जल्दी होती तो अरविंद केजरीवाल को रिस्क के तौर पे देखते। वो देखते कि नहीं, मेरे लिए तो सबसे प्राइम थ्रेट बीजेपी से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारा वोट कहीं अरविंद केजरीवाल न ले जाए तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। तो और अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता ने 3 दिन पहले कह दिया है कि हमारा अलायंस भाई लोकसभा को लेके है, और मन में ये कहा होगा देखो ऐसा है पीएम केजरीवाल को बनना है। तो अगर केजरीवाल को पीएम तब बनेगा जब आप उनके साथ सीटों की समझौता जो है वो, हम कुछ नहीं देंगे, दिल्ली में नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, लेकिन आप जो है आपको हम मजबूर कर देंगे कि आप हमको एमपी में भी सीट दो, छत्तीसगढ़ में भी दो और राजस्थान में दो। और अगर इन तीनों स्टेट में भी कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की तो कांग्रेस के लिए बहुत खतरे की घंटी। गुजरात में ही करनी पड़ेगी फिर तो। गुजरात में तो 16% मत मिला है सर, क्या बात कर रहे हैं, इतने विधायक हैं वहां, तो कीजिए वरना आप वैसे ही समाप्त हैं। तो स्थितियां बड़ी विकट है कांग्रेस के लिए, इसलिए ये अलायंस जो है बड़ा टफ। अच्छा, आपने एक प्रश्न जो पूछा ना इन तीनों स्टेट के अलावा, ये समस्या तो सर बिहार में भी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो किशनगंज लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने जिस दिन अनाउंस किया कि 4 से अधिक सीटें नहीं जीत रही है जदयू, उसके अगले दिन से अब ये लड़ाई और बढ़ रही कि अगर वो नहीं जीतेंगी तो सीमांचल में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले में अधिक सीटें मिलेंगी उसमें जीतने के चांसेस अधिक होंगे। तो सीमांचल की सीट में एकमात्र सीट कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस अगर वो सीट जीती है एकमात्र और वो सीट भी जदयू छीनना चाहती है तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या? एक फिल्म का संवाद याद आ गया कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या।
अब किशनगढ़ में 60% संख्या जो है वो समुदाय विशेष की है जी, लेकिन वहाँ एक और भी स्थिति है, वहाँ जो बाकी 40% हैं वो एक स्थान पर मत देते हैं। हाँ, ये बड़ा गंभीर है। अब ऐसे में ओवैसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो क्यों लड़ रहे हैं? आपको याद है ओवैसी के चक्कर में कितनी सीटें हार गए थे ये लोग? 5 सीटें। लेकिन इस बार ओवैसी गुस्से में और अपने समर्थकों को ये बता रहे हैं कि आपके वोट का किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सौदा करते हैं, वो बेच रहे हैं। आपने जिताया था ओवैसी की पार्टी को, लेकिन हमारे विधायक तोड़ लिए गए, यानी आपके। और इस बार तो ओवैसी खुन्नस में लड़ेगा। और ये बात सही है कि ओवैसी की पार्टी की किशनगंज में स्ट्रेंथ है, लोग मानते हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए योगी आदित्यनाथ एक कल्ट फिगर हैं इस देश के, निसंदेह। आप अगर बंगाल चले जाएं, बिहार चले जाएं, पूर्वांचल चले जाएं, उत्तर प्रदेश में, इनफैक्ट पूर्वांचल क्या पूरा उत्तर प्रदेश मानता बहुत है ओवैसी को। किंतु इस वक्त वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ओवैसी को योगी या मोदी जी की तरह जिता पाए। लेकिन जिस दिन वो इस स्थिति में होगा कि अकेले ओवैसी को पीएम पद तक पहुंचाना है, तब वो न तो लालू को वोट करेगा, न जदयू को वोट करेगा, न कांग्रेस को वोट करेगा। उसके लिए पहला और अंतिम विकल्प ओवैसी ही होगा। मन में है, बैलेट पे नहीं पहुंच रहा है, ये हमको समझना होगा। इसी वजह से हिंदू ये बात लेकिन समझ रहे हैं, राजनीतिक दल भले ना समझे, इस देश का हिंदू समझ गया है। और इसी वजह से हिंदू अब जाति में डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है, हर संभव प्रयास किया। बिहार में जातीय जनगणना हो गई, अब ये तीसरी चौथी देश में ऐसी जातीय जनगणना है कि आपने इतना रिसोर्सेस, इतने पैसे फूंक दिए, लेकिन जातीय जनगणना का आप रिजल्ट सबके सामने डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक में भी नहीं हुआ, कर्नाटक में भी वही हुआ जो आप समझ के चल रहे थे। क्योंकि संजय सर, आपकी जो थ्योरी है ना, वो मुझे बड़ी एग्जैक्ट लगती है कि आप कहते हैं कि मुसलमान अपना नंबर बढ़ा के बताते हैं, और इस वजह से बिहार के हो या कर्नाटक के ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो सोचते हैं अरे हिंदू तो अब मुसलमान ही 20% हो गया, तो हिंदू 80% बचा। लेकिन मुसलमान एग्जैक्ट नंबर पे 15% है और 5% हिंदू वहां ऐड हो रहा है। तो जब भी बिहार आप में, हर जगह, बिहार में इन्होंने कहा था 19% है मुसलमान, लेकिन सत्य ये है सर कि बिहार में 16% से अधिक नहीं है। और अगर आप इसको ये समझते हैं, जानते हैं जैसा कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, यहां मुसलमानों की बहुलता है, इसका तो ये मतलब हुआ कि रोहतास चले जाइए, भोजपुर चले जाइए, बक्सर चले जाइए, आप मगध रीजन चले जाइए, वहां मुसलमान बहुलता में नहीं है। यानी वो एक जगह ब्लॉक वोट करके भी आपको जीता नहीं सकता। ये तभी जीत संभव होगा जब उनका ब्लॉक वोट प्लस डिवाइडेड जो है कास्ट में हिंदू वो वोट करे, तब आप जीतेंगे। और हिंदू यहां यूनाइट हो रहा है, तो आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। और ये स्ट्रेटजी कमलनाथ ने प्रयास तो किया था बदलने का, लेकिन अब क्या करें, किस्मत भी तो कोई चीज होती है, उस पर अब स्टालिन के बेटे का बयान है। वरना कमलनाथ की स्ट्रेटजी, मुझे पिछले 7-8 सालों के चुनाव के इतिहास को मैं देखूं तो कमलनाथ बिल्कुल सही स्ट्रेटजी पे था। उनको पता है कि मोदी और योगी के अलावा जो सबसे बड़ा इस वक्त देश में मास पुलर है वो आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। उनको इनवाइट किया, चाहे भले ये चीनी यूट्यूबर नाराज हो जाए। रवीश कुमार प्रश्न पूछ रहे थे, आरफा खानम शेरवानी पूछ रही थी, अजीत अंजुम पूछ रहा था, आशुतोष पूछ रहा था, और न तो नकुल ने और न कमलनाथ ने किसी को भाव दिया। बोला तुम तो बोलते रहो, मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाऊंगा, सम्मानित करूंगा, चरण वंदना भी करूंगा, और उसका इंपैक्ट नजर आ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि चीनी यूट्यूबर्स की बेचैनी भी ठीक है, और अमित शाह के एजेंट ने भी सही बयान दिलवाया है कि मच्छर हैं हिंदू, तो उसका प्रभाव आप देखिए आपको नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में भी एकदम से बदलाव नजर आ रहा है। और कमलनाथ ने कह दिया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय की बेटे प्रियंक खड़गे की बात को नहीं मानते, वो गलत बात है, और वो स्टालिन के भी बात को नहीं मानते। हम लोग इस तरह की बातों में नहीं मानते हैं, हम लोग सभी धर्म को समान रूप से देखते हैं, और हिंदू को तो अपमानित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना काबिले बर्दाश्त है गुरुजी, ऐसा कैसे बोल दोगे? चुनाव हरवा दिया तुम लोगों ने, जीता हुआ चुनाव हरवा रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? इतना मेहनत कर रहे हैं 2 महीने। हमारे जो जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं, दत्तात्रेय गोत्र वाले, वो क्या कर रहे हैं?
वो सावन महीने में मस्त एकदम मटन वटन वाला खा रहे थे, तो उसी का वीडियो उन्होंने सावन महीने के बाद रिलीज किया। दरअसल कांग्रेस को हमेशा लगता है कि इस देश के हिंदू चंपक हैं। जब पिछले 70 सालों से चंपक बनाए जा रहे थे, भारत को डिवाइड देखा कि भाई गांधी जी ने चंपक बना लिया तो हम भी बना लेंगे। हाँ भाई, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना, जयपुर दिवाले डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी शो जैसे चैनल भी तो नहीं थे ना, कि हम पूछते कि भैया तुमने जो बांट दिया पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, और ये भारत को भी सेकुलर बनाने के लिए कह रहे हो, तो बांट काहे रहे हो? इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देते, जिन्ना को पीएम बना दो, बात खत्म हो जाएगा। बट्टा तो नहीं। आज तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अगर भारत ने अपना नाम इंडिया छोड़ दिया तो हम इंडिया बन जाएंगे। उनको लगता है कि खाली नाम बदलने से सब कुछ हो जाएगा। तो इंडिया नाम रख लेने से वहां की जीडीपी कौन सी जो है और वो कौन सा चांद पे पहुंच जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान वाले तो स्वयं आइडेंटिटी वहां की जीडीपी भी बिहार की जीडीपी जैसी ही तो है, गुंडई डकैती फिरौती वाली। वहां की जीडीपी में थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और भी है, जैसे कि 2+2 बम मिलाकर के कितने बम हुए, वहां का वो एजुकेशन सिस्टम है। जैसे 2 बम को 2 बम से माइनस किया वो नहीं चलता, 2 बम में से 1 बम फूट गया जिसमें से एक जिहादी मर गया, तो उसको कितनी 72 हुनें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उस पे भी पूरा क्रैश कोर्स चलता है। ऐसा है कि 2 बम रखे हुए हैं, 1 बम फूट गया तो कितने बम बचे? तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि बम तो दोनों गए, हाँ। और साथ में 10 और गए साथ में, तो वो फिर नेट फायदा हुआ नुकसान हुआ? नेट फायदा हुआ, क्योंकि जो बाकी जो 10 गए उसके साथ में 720 हुए मिले। यस, ये मैथमेटिकल। तो बिहार से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बिहार भी उस रास्ते पे अग्रसर है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप भागलपुर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 1 साल में, तो भागलपुर में सर अलग अलग जगह पे पिछले 1-1.5 साल में 3 ब्लास्ट 4 ब्लास्ट हो गया। मतलब अब तो कश्मीर में भी ब्लास्ट आउट ऑफ फैशन हो गया लेकिन यहां ब्लास्ट हुए जा रहे हैं। तो ये जो एक राइज है विपक्ष का, एक अच्छा है, इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा अभी। तो पाकिस्तान जो है अपना नाम भारत रखना चाहता है, और भारत में बहुत सारे खंड ऐसे हैं, हाँ, खंड प्रखंड, हाँ, जो अपना नाम पाकिस्तान रखना चाहते हैं। रखना नहीं चाहते सर, बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, रख लेने से थोड़ी ना बन जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना होता है। जैसे मैंने बंगाल का के संदर्भ में उदाहरण दिया, बिहार के संदर्भ में उदाहरण दिया, एक उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाय वाला आ गया है। वो कह रहा है ऐसा है कि चाय वाले को भूल जाओ, यहां उनका शासन नहीं चलता, यहां शासन चलता है कानून का और 2000 वाले का। हाँ, और देश में अभी तक जो है शरीयत लागू, शरीयत के हिसाब से देश नहीं चल रहा है अभी तक। तो आज के समय तक संविधान से चल रहा है, और ज्यादा बोलोगे तो लगा देंगे पोस्टर तुम्हारा सड़कों पे, फिर देते रहना फाइन, और तुमको हाई कोर्ट भी नहीं बचा पाएगा। बुलाया था एक बार हमको, हम कानून बदल दिए, तो टेंशन मत लो, संविधान में बहुत रास्ते हैं। तो उत्तर प्रदेश बन नहीं पा रहा है। तो एक जो ये इंडिया अलायंस, इनका कलेक्टिव प्रयास है कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए, पाकिस्तान कुछ नहीं बन पा रहा तो हम ही पाकिस्तान बन जाते हैं, हम ही उसको ये कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसकी? अरे इसको थोड़ा हम गहराई में जाके इसको यदि सोचे, आप इंडिया अलायंस अभी तक अपना एजेंडा इसलिए नहीं तय कर पाया कि उसमें अलग अलग घटक हैं और अलग अलग घटकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने अलग अलग उनके गणित हैं, तो वो आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा घटक है कांग्रेस, तो आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय, वो एक पुराने राजनेता के हाथ में है? खरगे साहब और कुछ भी हो, लेकिन वो जमीन से उठे हुए राजनेता तो हैं ही, तो उनको ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उनको राजनीति बिल्कुल नहीं आती। तो इस समय इनके पास क्या रणनीति है? ये 2 बार वो रणनीति जिसको उपयोग करके हार चुके हैं बुरी तरह से, क्या उसमें कोई परिवर्तन करने के आसार आपको दिखते हैं, या कि वो फिर वही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये मोदी जो है इसने 2 बार बेवकूफ़ बना लिया जनता को, तीसरी बार ये नहीं बनेगी और हम इसको उसी एजेंडे पर ले जाएंगे जनता को? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई R&D है। अगर उनके पास कोई रिसर्च की, सीरियसली अब मैं बात करता हूँ,
इस मुद्दे पे देखिए, अगर कांग्रेस वास्तव में बहुत सीरियस होती कि हमें सत्ता में वापस लौटना है, तो प्रियंक, देखिए ठीक है, दयानिधि स्टालिन का जो भी बयान है, प्रियंक खड़गे का वो बयान नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्रियंक खड़गे ने वो बयान दिया। इसका मतलब यह है कि आपने एक बात तो कही कि पुराने नेता हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की पुरानी विचारधारा से वो प्रभावित भी हैं? सुनी जा रही है अध्यक्ष महोदय की। अगर इसका उदाहरण सबसे बढ़िया देते हैं, राजीव गांधी की रैली शुरू हुई कैंपेन, और उनकी पहली रैली शेड्यूल थी दक्षिण भारत में, तो एक पुराने कांग्रेसी आए, उन्होंने कहा कहां दक्षिण भारत में, आज 1989 में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। आपकी रैली उस वक्त फैजाबाद था, रैली फैजाबाद में होनी चाहिए। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। तो फैजाबाद में आइकनिक रैली हुई और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि राम राज्य आएगा। पहले ताला खुलवा चुके थे वो। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे राजीव गांधी ने कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं की थी। वो जिस लाइन पे चले गए थे बोलने के समय, वो एकदम हार्ड हिंदुत्व की बात थी। और मुझे लगता है कि उस वक्त जो भी हुआ, लेकिन ये बयान आज के समय कोई कांग्रेसी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। वो तो हो सकता है कि राम मंदिर का भी बायकॉट करें, उद्घाटन का निसंदेह करें। आपको लग रहा है कि हो सकता है? भाई उनके नेताओं को आमंत्रित तो किया ही जाएगा ना। नेता उनको संगोल, उनको असली समस्या किसे थी? जो नए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो नहीं बनेगी, ये बात तो कांग्रेस के समय ही हो गई थी। तो समस्या किस बात से थी? वो क्यों नहीं गया? समस्या इस बात की थी कि उसमें उन्होंने अखंड भारत का मानचित्र लगवा दिया। समस्या इस बात की थी कि उसमें जो कला दीर्घाएं बनाई गई हैं, उसमें एक इतिहास की दीर्घा है, वो इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। समस्या इस बात की है कि जो वहाँ पर जो नाट्य और कला की जो भित्तियाँ लगाई गई हैं, वो पूरी की पूरी भारतीय परंपरा की वाहक हैं। ये समस्या है। तो कांग्रेस को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको जिन चीजों से समस्या है, उसके बाद भारत की जनता उनको जाने ही नहीं देगी अब वहां पे, क्योंकि जीतेंगे तब ना वहां पे जाके बैठेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, 20-25 लोग जाएंगे, 2-4 फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक साथ बैठ करके वो लोग जाएंगे संसद। बाकी लोग पहुंच भी नहीं रहे हैं, इतना बड़ा नंबर पे वो पहुंच नहीं रहे। दूसरी बात, ये जो मैंने कहा कि ये क्यों नहीं राजीव गांधी की लाइन ले पा रहे हैं, इसका मैं सीधे सीधे उत्तर देता हूं सर। देखिए, मत बदल गया है। मत मतलब वोटिंग वाला मत नहीं, सोच का। राजीव गांधी कुछ भी थे, स्वयं को हिंदू मानते थे। राहुल गांधी नाम से भले राहुल गांधी हो, इसमें ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और पूरे भारत की जनता जानती है कि सोनिया गांधी ईसाई हैं और राहुल गांधी भी स्वयं को हिंदू नहीं मानते, वो भी ईसाई ही हैं। और ये मत जो बदला है, मैं वही कह रहा हूं, वो हिंदू से क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है। तो आप बताइए, इस देश का कोई भी क्रिश्चियन राम राज्य की बात करेगा? हाँ या ना? भाई वो तो घोषित रूप से दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण और जनेऊधारी, भूल गए क्या आप? नहीं, मुझे याद है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो अगर वो दत्तात्रेय गोत्र कौल ब्राह्मण फलाना ढिमकाना, जो बड़ा सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप मुझे उस ब्राह्मण का नाम बताइए। मिथिलांचल के ब्राह्मणों को छोड़ दे, तो उस ब्राह्मण का नाम बताइए जो श्रावण मास में मटन भी खाता हो। अब आपको कैसा पता वो श्रावण मास में? अरे पता होने की बात। अब बिहार में है आप, ठीक है, बहुत साधारण सी बात है, इसको अभी पता कर लेते हैं। राहुल गांधी की अंतिम बिहार की यात्रा कब थी? जब वीडियो रिलीज हुआ उस वक्त की थी, या श्रावण मास में जब वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे तभी तो हो सकती है, या बीच में उनका क्लोन भी आता जाता रहता है। राहुल गांधी तो दिल्ली मिली होंगे। नहीं, दिल्ली का तो बात ही नहीं करना है। वो तो बिहार के घर भी क्लोनिंग हो रही है क्या? घर आज, चलिए एक सेकंड के लिए मैं मानता हूं राहुल गांधी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होगी, तेजस्वी यादव के लिए तो क्लोन भी घूमते होंगे उनके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, ट्रोलिंग के हिसाब से दर्शक ना समझे, तो हो सकता है राहुल गांधी के जो 2-4 क्लोन भी होंगे। लेकिन घर की भी क्लोनिंग होने लगी है क्या? घर तो लालू प्रसाद यादव का था,
यानी श्रावण मास में ही आप गए थे, और श्रावण मास में ही, और इस बात को कंफर्म करना हो तो मैंने बहुत पहले श्रावण मास के दिन, जिस दिन चिकन, ये जो मटन बिरयानी बनी है, चंपारण मटन, चंपारण हाउस बहुत फेमस है बिहार का, चंपारण का मटन वो इसलिए क्योंकि मटके में बनता है, वो किसी अलग पतीले वगैरह में नहीं बनता, तो वो बहुत फेमस है। और जब वो हुआ था तो दुनिया भर के लोगों को भले ना पता चला, बिहार के सभी पत्रकारों को पता चल गया। तो मेरा प्रश्न वहीं का वहीं है सर, मैं भटकूंगा नहीं। क्या कोई दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण श्रावण मास में मटन खा सकता है? उत्तर ना है सर। नहीं, मैं तो, हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो तो कहते हैं हम खाते हैं। नहीं खाते सर। श्रावण मास में हिंदू का बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव रहा है किसी चीज को लेकर के। कई लोग कहते हैं कि अच्छा सावन में नहीं खाते, बाद में खाते हो। तो जो लोग खाते हैं उनका भी बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव रहता है कि श्रावण मास में जो पशु है वो प्रेगनेंसी की तरफ होता है, तो जीव हत्या, वो भी एक डबल जीव हत्या हो जाती है, ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इसी वजह से जो क्षत्रिय हैं, जो लोग खाते भी थे, वो श्रावण मास में बंद कर देते हैं। बहुत क्लियर है, इसमें कोई इफ और बट वाली बात नहीं। लेकिन कौल ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र, जनेऊधारी नहीं खा सकते। इसका उत्तर, इसका मतलब ये जो मैंने कहा कि मत बदल गया है, वो अब है सर। मत बदल गया तो आप भले ही फर्जी, वो आपने वीडियो सुना होगा ना कि महादेव खुद बोल रहे होंगे कि तू चीटिंग मत कर ब्रो, एक कॉमेडी वीडियो है। तो राहुल गांधी ये जो चीटिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि सिर्फ हमसे कर रहे हैं। बड़ा बचपन में एक कहावत मुझे मौलवी साहब ने सुनाई थी कि ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं समझ पाता, और पानी में, तालाब में डुबकी लगा करके रोजा रमजान के समय वो मछली खाता था। एक दिन मछली गले में अटक गई और पूरे सभी आसपास के मुसलमानों को मालूम चल गया। तो वो, उन्होंने कहा कि अच्छा इसीलिए ऐसे करता था कि ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं समझ सकता, तो मछली अटक। तो उसी प्रकार से जिसका खुदा में विश्वास हो, अल्लाह में, ईसाईयत में, वो उनसे तो चीट कर ही रहे हैं, क्योंकि वो उस मत को भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए सर, नीतीश कुमार रमजान के समय इफ्तारी करते हैं, तो क्या दिन भर वो रोजा रखते हैं? यानी वो मुसलमान देश के, देखिए इनका जो सेकुलरिज्म है, ये अगेंस्ट इंडिया में, अगेंस्ट भारत इसीलिए कहता हूं क्योंकि इनका सेकुलरिज्म जो है इस देश के 1 अरब 40 करोड़ के लोगों की मत, धार्मिक भावनाएं सबको आहत करती। ये ना तो मुसलमान है, न ये तो हिंदू है, न ये ईसाई है, ये सिर्फ नेता है। और नेता भी कैसे है? प्राइवेट लिमिटेड पार्टी इनकी चलती है। ये सब के सब कहते हैं कि हम समाजवाद लेके आएंगे। ये जो प्रिविलेज्ड है, ये ब्राह्मण है। अरे तेजस्वी यादव से बड़ा कौन प्रिविलेज्ड आदमी हो सकता है सर? मैट्रिक तो पास कर नहीं पाया, उनके सरनेम के पीछे अगर लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं होता तो इस देश में जो है ना प्यून की नौकरी नहीं मिलनी है सर। ये लड़ेंगे प्रिविलेज लोगों के खिलाफ? स्टालिन का बेटा लड़ेगा या सोनिया की बेटा लड़ेगा? संभव ही नहीं है। अखिलेश यादव के साथ भी वही है। ये लोग तो स्वयं प्रिविलेज्ड हैं, और तेजस्वी यादव तो इस लीग से आगे निकल गया, क्योंकि कुछ प्रिविलेज्ड लोग एटलीस्ट कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ने, फलाना ढिमकाना करने गया। तेजस्वी यादव ने बोला मैं तो इतना प्रिविलेज्ड हूं कि मैं तो 9th पास करके ही जीडीपी का बता दूंगा। तो ये जो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसे पद यात्राएं जो हैं वो बहुत सारी हुई हैं, और कई नेताओं ने पद यात्रा के माध्यम से सफलताएं भी अर्जित की हैं। लेकिन पद यात्रा में भी जो फोकस था वो एक तरह से ही मैन की इमेज बनाने की, साहब हम बाइकिंग कर लेते हैं, साहब हम दौड़ लेते हैं, साहब हम दंड बैठक कर लेते हैं, इस तरह के जो करतब दिखाए जाते हैं, हम ढक्कन खोल लेते हैं। हाँ, ढक्कन। और ढक्कन खोलने वाला तो ऐसी विचित्र बात हुई कि कांग्रेस ने उसका मोदी और राहुल का तुलनात्मक वीडियो जारी कर दिया जी कि साहब कौन ढक्कन अच्छी तरह से खोल लेता है। अब इनको नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि इनके आईटी वालों को पता नहीं है कि ढक्कन किसे कहते हैं। मैंने वही कहा कि जो थिंक टैंक है इस वक्त,
उनको ये लगता है कि ये भी राजनीति का एक अंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एथलेटिज्म जो है वो राजनीति है। राहुल गांधी और मोदी जी में एक जो मूल अंतर है सर, नरेंद्र मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन है और राहुल गांधी कभी बाइकर हैं, कभी धावक हैं, कभी स्विमर हैं, कभी ढक्कन खोलने वाले हैं। तो राजनीति इसमें कहां है? पॉलिटिक्स फुल टाइम होती है, उस पर रिसर्च होता है कि जनता इस वक्त मुझसे क्या सुनना चाहती है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि जनता सर्जिकल स्ट्राइक पे कांग्रेस से सुनना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जनता सुनना चाहती थी राहुल गांधी के मुंह से कि मैं नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो एक अच्छा कदम है और विपक्ष के नाते मैं खड़ा हूं उसके साथ। हुआ क्या? जनता को आप अनसुना करते हैं क्योंकि आप ग्रास रूट से कटे हुए हैं। आप कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक ही फर्जी है, तो स्कोर 1 जो है वो मोदी के पास चला जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति में चीजें बदल दी है। भारत के लिए जो विदेशों में आदर है, सम्मान है, कौन अधिक कर रहा है? विदेशी करे ना करे, लेकिन जो वहां बसे हुए भारतीय हैं वो बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब राहुल गांधी जाते तो है विदेश, लेकिन वहां पे वो भारत की आलोचना करते हैं, तो फिर स्कोर मोदी को मिलता है। अब भारत की आलोचना करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है, फिर स्कोर मोदी की तरफ चला जाता है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मोदी का कोई योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन स्कोर नरेंद्र मोदी की तरफ आपने किया। अब नरेंद्र मोदी यूपीआई लेके आते हैं तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं, कहते हैं कि इस देश में आप क्या कहना चाहते हैं कि सब्जी वाला 5 रुपया ऑनलाइन लेगा? ये मॉनिटाइजेशन जो है बेकार है। 8 साल बाद हम देखते हैं कि वो एटीएम के ट्रांजैक्शन को पार कर जाता है। तो फुल टाइम राजनीति नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं अगर राहुल गांधी का सलाहकार होता तो 3 बातें कहता कि आप जिनके मुंह पाश में बंधे हुए हैं उनको छोड़िए। आप स्टालिन से इमीडिएट अभी राहुल गांधी का मैं समर्थक होता तो कहता कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते मैं डीएमके के साथ अलायंस इसी वक्त तोड़ रहा हूं क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म पे प्रहार किया, यह कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं प्रियंक खड़गे को पार्टी से निष्कासित कर रहा हूं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी सजा होती है वो इसलिए कि उन्होंने सिर्फ सनातन का अपमान नहीं किया, इस पार्टी में जितने हिंदू हैं उन सबको अपमानित किया। अगर राहुल गांधी ये कर देते तो डेंट नहीं पड़ता, तो ये नॉर्थ में जीवित हो जाते। मैंने यही बात 2019 में भी कहा कि आप सोमनाथ की यात्रा क्यों कर रहे हैं? राजनीति तो जैसे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के लिए फैजाबाद उस वक्त था, तो फैजाबाद लोकसभा से थी, अयोध्या में थी, वही राजनीति 2019 में भी राहुल गांधी अगर उस समय 2019 में राम मंदिर में जाकर के कहते कि मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया था कि राम राज्य आएगा और आज मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं अगर मेरे पास सत्ता आती है मैं 2019 में राम मंदिर बनवा दूंगा, तब रिजल्ट कुछ और हो जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी आपको दूर नहीं कर रहे हैं, आपका जो मैंने कहा मत बदल गया है ना, और वो राम मंदिर वाला पूरा का पूरा उन्होंने बीजेपी की झोली में दे दिया। और वो भी जो कि ये न्यायपालिका के माध्यम से हुआ, पूरा क्रेडिट उसका बीजेपी ले गई जी। तो और अब भुनाएगी 2024 में उसको। बनता है ना, राजनीति में तो बनता है उसका भुनाना। और क्यों मैंने कहा कि मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन है, तो वो तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। और वो क्यों करें भाई? उन्होंने कैलाश कॉरिडोर बनाया, कैलाश कॉरिडोर बनारस में बनाया। इसके अलावे हमने देखा कि काल का कॉरिडोर बना दिया। इसके अलावे जो आपने राहुल गांधी जब तक नहीं आएंगे और सोनिया माता, तब तक हम केदारनाथ में जो है वो सामग्री नहीं भेजेंगे, वो ट्रक नहीं जाएगी और वहां लोग भूख से मर रहे हैं। तो लोगों ने आपका आचरण तो देखा है। और जो लोग कहते हैं ना कि भारत के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया के आने के बाद अब यह याददाश्त वाली समस्या है, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स और आपको रोज याद दिलाते हैं। आपको क्या लगता है कि यह चुनावी मुद्दा जो बोल दिया है स्टालिन ने, नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रैलियों में नहीं बोलेंगे?
बोलेंगे? ये तो किलर है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? ये तो बोलेंगे ना, बैठे बैठाए फुल टॉस ऐसी दी है जिसको मोदी जी इतनी दूर फेंकेंगे कि अगर कोई छक्के के अलावा और कोई स्कोर होता तो मेरे ख्याल से 12, 16, 20 तक रन बना सकते थे एक ही वार पे बनता। अमित शाह जी ने उसी दिन छत्तीसगढ़ की रैली में कह दिया कि ये गठबंधन हिंदू विरोधी है। राजस्थान में कह दिया उसके अगले दिन। मैं वही कह रहा हूं, अब उन्होंने तो कह दिया, लेकिन कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी ने स्टेटमेंट देने के एक दिन के भीतर अगर ये कह दिया होता कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, तो क्या ये स्कोर हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से मत बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू द्रोही हो जाइए। अब क्या है, ठीक है हिंदू नहीं रहे, लेकिन अब आप हिंदू द्रोही बनते जो जा रहे हैं वो आपको आने वाले समय में भी चुनाव नहीं जीतने देगा। जी, और इसके विपरीत यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी समस्याएं थीं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण जो है वो ये जो विपक्ष है उसके कार्यकलाप करते जा रहे हैं। जैसे ही इन्होंने ये सनातन वाला मुद्दा दे दिया, या भारत वाला मुद्दा दे दिया, या सिंगोल वाला मुद्दा दे दिया। यदि नहीं होता तो आप देख रहे थे कि पिछले 1-2 वर्ष में जो निष्ठावान हिंदू है उसका मोह भंग होता दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल हो रहा था, लेकिन देखिए मैं वही कहता हूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड पे समय समय पे सर्वे कराती है और फीडबैक पे बहुत काम करती है। जो दयानिधि स्टालिन ने बयान दिया उसको एड्रेस करते मंच से देश के गृह मंत्री के सामने वाला हिंदू द्रोही है, और पूरी बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व के आप ट्वीट देख लीजिए, प्रवक्ताओं के देख लीजिए, सुन लीजिए, वो एक साथ कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये गलत है, आपने जो किया उसके लिए क्षमा भी शब्द अब काम नहीं करेगा। तो इस देश के मेजॉरिटी हिंदू को लगता है कि नहीं, एकमात्र जो पार्टी है भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। तो कमियां हैं बीजेपी में, लेकिन वही है जो हमारी समस्याओं को एड्रेस करती है, समझती है, और गृह मंत्री तक करते हैं वो भी मंच से। तो हम अकेले नहीं है, तो वोट किसको देगा हिंदू? और मैं दूसरे पत्रकारों की तरह, चाइनीज यूट्यूबर्स की तरह बात नहीं करता। मेरे हिसाब से देश में न तो बेरोजगारी का भी मुद्दा थी, न गरीबी, या वो तो आपकी बात सही है, मैं मानता हूं, क्योंकि आज तक इस देश में एक भी चुनाव, एक भी, और मैं सन 52 से लेके आज तक के सारे चुनावों की बात कर रहा हूं, आज तक एक भी चुनाव अर्थव्यवस्था पे नहीं लड़ा गया या जीता गया है। मैं वही कह रहा हूं, सामाजिक नारों पे तो जीता गया है, उसमें गरीबी हटाओ भी सामाजिक नारा ही था। हाँ, नहीं, आप बेरोजगारी की जो बात करते हैं, मुझे याद है एक मनोज कुमार की पुरानी फिल्म देख रहा हूं तो उसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ बाजारों में डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन अब मैं इसको 2023 में किसी और संदर्भ में भी देखना चाहता हूं। 1973 में भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम टैलेंट और स्किल के जगह सिर्फ डिग्री ही दे रहा था, और चूंकि जनसंख्या बढ़ती गई तो 2023 आते आते ये समस्या बहुत विकराल हो गई। अब मैं क्यों कह रहा हूं, एक फिल्म थी दीवार जिसमें शशि कपूर कहते हैं कि क्या करो दोस्त, एक को नौकरी मिलेगी तो दूसरे की छूट जाएगी, क्योंकि सबके पास डिग्री है और रोजगार नहीं है। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। भारत की अगर जीडीपी 16वीं सदी में 25% थी पूरे दुनिया के उत्पादन का, इसका मतलब था भारत के पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड लेबर थे। ढाका का मलमल पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट इसलिए होता था क्योंकि स्किल है, तभी तो है ना। अब स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां के वामपंथ ने 3 सब्जेक्ट पे काम किया जो कांग्रेस पे काम कर रही है। अगेंस्ट रिलीजन काम कर रहा है, सामाजिक न्याय का मतलब। दूसरा, ये जितने उद्योगपति हैं तुम्हारे दुश्मन हैं, इनकी वजह से तुम गरीब हो। और तीसरा और सबसे खतरनाक जो हुआ, तुम इसलिए अनएजुकेटेड हो क्योंकि इस देश में एक प्रिविलेज्ड है जो एजुकेटेड है। ऐसा कुछ नहीं था। और उसी को आज कांग्रेस, राहुल गांधी, मैं किस राहुल पे बात हो रही है तो मैं कह रहा हूं उसको, राहुल धर्मपाल जी को तो पढ़ने नहीं दिया ना हम लोगों को, जो उन्होंने रिसर्च की कि पुराने युग में, यानी अंग्रेजों की शिक्षा से पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे शिक्षा की,
तो लगभग 100% यहाँ पर शिक्षा थी। कितने गुरुकुल थे? सबसे पहले गुरुकुलों को आके समाप्त तो इन्होंने किया। जितने गांव थे उतने ही गुरुकुल थे। बिल्कुल। हम तो घर भी क्वालिटी के बनाते थे। सीमेंट को लाने के लिए एक इंडस्ट्री थी हमारे पहले चूना की, हर गांव में होती थी, अब तो नहीं है। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को समाप्त ब्रिटिश ने करने का प्रयास किया। आजादी के बाद भी राहुल गांधी के परिवार, मैं कांग्रेस की जगह मैं कहूंगा राहुल गांधी का परिवार, दर्शकों को बुरा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो राहुल गांधी का परिवार ही है, मैं कांग्रेस को नहीं मानता। तो कांग्रेस के परिवार ने उसको मेक श्योर किया कि भारत के लोगों के अंदर जो है सबसे बड़ा जेनेटिक गुण डालना है कि उनको करप्ट करना है। एक बार आम भारतीय करप्ट हो गया तो वो आजीवन सत्ता में रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी इस समस्या को समझ गया और राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं कि राजनीति का जो है टेस्ट अब बदल चुका है। वो आप जितना भी क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, लद्दाख में आप दौड़ लगाएं, तो एक्सपोज आप कहां होते? आप गए लद्दाख में बाइक से, तो लोगों ने 2 फोटोग्राफ जारी किए। जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस और मनमोहन की सत्ता थी उस वक्त की सड़क और नरेंद्र मोदी की सड़क, तो आप दिखते हैं कि आप विकास में कहां पीछे रह गए थे और नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बदल दिया। मोदी जी के अतिरिक्त जो शेष भारतीय जनता पार्टी है, एक प्रमुख कमजोरी इस पार्टी की मुझे ये भी लगती है कि थोड़ी सी आलसी हो गई है। देखिए ये, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे पहले माना जाता था, यदि हम 20 वर्ष 25 वर्ष पहले की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जब लगते थे तो वो चुनाव का रुख बदल देते थे। आजकल तो दिखते ही नहीं। हाँ, वो इसलिए हुआ क्योंकि स्वयंसेवक जब तक फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करके फुल टाइम सोशलिज्म में थे। देखिए क्या क्या बदल गया आरएसएस में भी और बीजेपी में भी। मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी को राजनीति में अधिक इंटरेस्ट आने लगा। आज वो कहीं सोशल फंक्शन में भी जाते हैं तो राजनीति की बात करते हैं। हिंदू आरएसएस इसलिए महत्वपूर्ण था कि आरएसएस समाज के बारे में बात करता था, समाज में हो रहे बदलाव के बारे में। आज मोहन भागवत को समस्या ये अधिकारी है कि वो देख रहे हैं इस्लाम में क्यों नहीं बदलाव। अरे भैया वो 1400 साल से नहीं बदला, आप नहीं बदल पाएंगे। आप क्यों वो प्रयास कर रहे हैं जिसमें सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप 9th पास नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा। संभव है क्या? असंभव है। तो मोहन भागवत जी का ज्ञान जो है इस्लाम के संदर्भ में 9th पास वाला है और वो कह रहे हैं हम यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो स्वयं सेवकों को उधर मोड़ने की जगह आप फोकस रखें आदिवासी समाज कल्याण पे, दलित समाज कल्याण पे, जो आरएसएस का ध्येय था जिसने हिंदुओं को एक किया। और दूसरी बात जो बीजेपी में एक डेवलप हुई है कि बीजेपी के पास 2nd ईयर 3rd ईयर मतलब 4-5 ग्रेड के लीडर स्टेट में तैयार होते रहते थे जब तक मास लीडर ऊपर रहता था। कि वो समाप्त हो तो कोई बात नहीं, अटल जी जाएंगे तो जेटली जी आ जाएंगे, सुषमा जी आ जाएंगी, वो जाएंगे कोई बात नहीं, गडकरी जी भी साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं। अब जो है अद्भुत चीज हो रही है, स्टेट में लीडरशिप की क्राइसिस हो रही है क्योंकि स्टेट को लगने लगा मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, जादू की छड़ी घूमेगी और हम सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। तो अभी तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन आने वाले 5 साल में ये तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन इसके पहले मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने थोड़ा थोड़ा खुद को करेक्ट करना शुरू किया। तमिलनाडु में अन्नामलाई जी को बढ़ावा देने लगे। उसी प्रकार से आप देखिए सम्राट चौधरी को बिहार में लेके आए और वो एकदम से बिहार में बीजेपी का कायाकल्प करने में बदले हुए। बहुत सारा मास लेवल पे यूथ को ज्वाइन कराया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, कास्ट, सभी कास्ट के लोगों से, क्योंकि हिंदू को एक करने का प्लान है तो सभी कास्ट को जो है एक किया जा रहा है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो आपके पास है लेकिन योगी जी के नीचे का लीडर नहीं उत्पन्न हो रहा है। सम्राट चौधरी जी के नीचे का लीडर भी उत्पन्न करना होगा। अगर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये समस्या विकराल हो जाएगी आने वाले समय में। आप देखिए छत्तीसगढ़ में उदाहरण है, रमन सिंह जी को दिल्ली बुलाया तो 4 साल में कोई नेता भी पैदा कर लेते उसके आसपास। ऐसा तो है नहीं कि संघ के लोग नहीं है, तो आपने कोई नया मास लीडर पैदा नहीं किया।
और चूंकि आपने उस तरह का लीडर पैदा नहीं किया, नेतृत्व पैदा नहीं किया, इस वजह से भूपेश बघेल जो कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसने घोटालों का, फिर भी उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी आप नहीं पन पा पाए। ये एक प्रॉब्लम है। बीजेपी को अगर ये एड्रेस कर लेती है सही से तो 20-30 सालों तक तो राहुल गांधी प्रमुख विपक्ष के उम्मीदवार ही रह जाएंगे, पीएम तो नहीं बन रहे। और दूसरी और भी इसमें एक कमजोरी जो अक्सर दिखाई पड़ जाती है, और विशेषकर से जो आपकी जो सेकंड लेवल थर्ड लेवल जो लीडरशिप है उसमें के मुद्दों की समझ कम होती जा रही। हाँ, उसका उत्तर बहुत सटीक मैं देता हूं। पहले जो आरएसएस से नेता आते थे, अगर हम उनको देखें तो सब किताबें लिखते थे, मतलब उनका अध्ययन, सामाजिक अध्ययन जो था बहुत जबरदस्त था। अब के नेता जो है वो किताब लिखने में विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि अध्ययन नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब सिर्फ बीजेपी के ही संदर्भ में नहीं, ये पूरे देश में ये चल रही है बीमारी, और ये बहुत खराब है भारत के लिए। आप समझिए कि तेजस्वी यादव जैसा नेता क्या सामाजिक न्याय पे लिखेगा? वो तो नहीं लिख सकता। राम मनोहर लोहिया है, वो तो बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलग थे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं उनको। एक से एक ऑथर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने सीरीज ऑफ किताबें निकाली। किताबें क्या लिखी, कविताएं, गजल सब लिखे। आडवाणी जी से लेकर के सबने लिखा। अब वो चलन समाप्त हो रहा है, और अध्ययन का चलन समाप्त होना ये भारत के लिए भी शुभ नहीं है सर। अगर हम अध्ययन से दूर हो जाएंगे, किताबों से दूर हो जाएंगे, तब तो भारत की जो मूल संरचना है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस का इस वक्त का जितना लीडरशिप है वो इस्लाम पे तो ज्ञान दे देगा, सेकुलरिज्म पे, क्योंकि उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अगर वो लोग पढ़े लिखे होते तो जिस पेरियार को नेहरू ने कहा कि वो उसको तो जेल भेज देना चाहिए, आप उसके साथ खड़े होते क्या? उस विचारधारा को आप नहीं एडॉप्ट करते। अगर आपने अध्ययन किया होता तो करुणानिधि ने जो बातें इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में कही, आप दूर हो जाते उससे, बोले नहीं ये ठीक नहीं है। तो अध्ययन से दूर होने की समस्या दोनों तरफ, इनफैक्ट चारों तरफ चल रही है। इस पे तो काम होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें जयपुर डायलॉग्स को ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो कुछ अच्छे ऑथर्स हैं, आप उनके साथ पॉडकास्ट जब करें तो उनके किताबों के बारे में लोगों को बताएं ये पढ़ना क्यों आवश्यक है। आपने स्वयं किताबें लिखी, इतनी क्यों लिखी? उसका कारण यही था ना कि आप समाज को जागृत करना चाहते थे। तो अब समाज में जागृति को कुछ लोगों को लगने लगा है कि बस कुछ बोल के होगा, लेकिन ये बोलने की कला तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी ना सर, क्योंकि हमारे पास नए शब्द कम हो गए, हमारी शब्दावली सीमित हो जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी रीजनल लीडर्स की। और रीजनल लीडर्स में जो मुख्य हैं, केजरीवाल जी की तो बात हो गई मोर और लेस जी, एक ममता बनर्जी और दूसरे हमारे शरद पवार जी। स्टालिन के तो कार्यकलाप हमने डिस्कस कर लिए अच्छी तरह से। तो जो बाकी जो है, जो आपके विरोधी ग्रुप जो है आपका .इंडिया वाला, उसमें जो दो मुख्य बचते हैं वो हैं ममता बनर्जी और शरद पवार। अब इनकी राजनीति किधर जा रही है? क्या ये इस अलायंस के साथ रहेंगे? और इस समय जैसे, चलिए पहले ममता बनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी धरातलीय स्थिति क्या है? अभी तो चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी, चूंकि 2024 का चुनाव है तो 1 साल का समय है। भाजपा ने क्या करना शुरू किया है, जो राजवंशी समुदाय के लोग थे, जो चाइन मंडल हैं, अगर हम देखेंगे ना तो बंगाल में जो सबसे अधिक प्रताड़ित हुए हैं वो दलित हिंदू हुए हैं। और किनके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा। अब ये सामाजिक न्याय का जो भारत का कॉन्सेप्ट है, ये कम से कम मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पे दलितों पे अत्याचार होता है और इस देश का दलित चिंतक भी चुप हो जाता है। कम से कम दलित चिंतक को तो बात करनी थी।
वो नहीं कर रहे। सारे दलित चिंतक सीएए के विरोध में खड़े हुए थे, जबकि उनका जो सारा का सारा बेनिफिशियरी क्लास था लगभग 100% दलित वर्ग था पाकिस्तान का। हाँ, तो इसी वजह से अब देखिए, चूंकि आप उन दलितों के अगेंस्ट खड़े हैं तो वो तो बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जो है वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। बंगाल में तो कंप्लीटली उनकी पार्टी है। उनको वापस एक किया, उनको वापस बसाया। शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का ग्रास रूट पता है। ये सब फर्जी बातें। अगर आज भी चुनाव के समय मुझे लगता है कि बांग्लादेश से आने वाले वोटर को रोक दिया जाए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है सर कि बंगाल में जो वास्तविक जनसंख्या है उसके अलावा एक बड़ा लार्ज पॉपुलेशन जो है उसके पास भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बंगाल के हैं, वरना जो हम चीजें देख रहे हैं वो संभव नहीं था। खैर, अगर उसको रोक दिया जाए तो मुझे लगता है बंगाल में 25% से अधिक मुसलमान नहीं है, और तब ये रिजल्ट भी नहीं होगा। ममता बनर्जी, आपको पता नहीं है सर, या फिर पता तो होगा ही, ऐसा असंभव है कि आप, सेंसस जो है 2011 का वो भी 26% ही बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। अब इसलिए मैंने कहा कि आपको पता तो है ही। 33.5% जो असम वाला है, हाँ, वो डंके की चोट पे कहता है कि मुझे मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए। हाँ, और आराम से जीतता है, आराम से जीतता है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बीजेपी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करे और कहे कि हमको नहीं चाहिए, तो बंगाल में वो रिजल्ट है। लेकिन मैंने ये कहा कि सर, चूंकि आपको मालूम है कि वहां पे 25, 26, 27%, चलिए 1% बढ़ा लेते हैं, 27% के आसपास मुसलमान है। अब बर्बादी की तरफ ममता बनर्जी बहुत तेजी से दौड़ रही है। वो इसलिए कि ठीक है, हिंसा का राजनीतिक हिस्ट्री है बंगाल का, लेकिन जब राजवंशी समुदाय और हिंदू लेफ्ट से बीजेपी की तरफ आ रहा है तो वही इतिहास भी कैरी करेगा बीजेपी, एक दिन करेगा एक दिन। और तब जो है वहां की बंगाल भाजपा उस परिस्थिति में एक दिन पहुंचेगी जहां टीएमसी है, और टीएमसी वहां पहुंचेगी जहां पे लेफ्ट है, और तब भी हम देखेंगे हिंसा ही, मैं स्पष्ट करता हूं। लेकिन तब भारत में एक बदलाव आएगा। तब लोग कहेंगे बाप रे बाप, बंगाल में हिंसा हो रहा है, मोदी को दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि आपको मणिपुर 1947 से नहीं दिखा था। दिखता तो ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। अगर आपको आज बंगाल दिख जाता ना तो समस्या उत्पन्न नहीं होती। आप इस वक्त बंगाल में हो रही हिंसाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जब ऐसा करेंगे आप, ये अपराध, आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, तब वो जिस दिन सत्ता के केंद्र में पहुंचेगा वो बदला लेगा राजनीतिक रूप से। क्योंकि आपने, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने शील्ड किया था उस हत्या को, उस अपराध को जस्टिफाई किया था। यह ममता बनर्जी की कहानी है, और उस कहानी की शुरुआत आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी ने बहुत अच्छे से कानूनी रूप से शुरू कर दी। बंगाल का भद्रलोक क्या उसी अपनी एक तंद्रा में जीता रहेगा? बदलाव है सर, उनमें भी बदलाव आएगा। वो इस वजह से आएगा क्योंकि उनको लगा था वो तो सेफ रहेंगे, लेकिन सेफ तो रहे नहीं। चाहे बशीरहाट हो, झारग्राम हो, या 24 परगना हो, दक्षिण परगना हो, वहां भी तो इतिहास वही है, उनके साथ भी हुआ। भद्रलोक का जो गौरव था, धर्मतल्ला, हाँ, जिसको चौरंगी बोलते हैं जी, वहां के सारे फुटपाथों पर भाईजान लोगों को कब्जा है। कभी गए हो, हाँ, आप हाँ, रिसेंटली गए हो, हाँ, तो आप देखिए। और वो भद्रलोक का बड़ा ही गौरवशाली एक हुआ करता था, हमारा कलकत्ता। हाँ, हमारा धर्मतल्ला। देखिए, धर्मतल्ला का वहां सिर्फ यही स्थिति नहीं है सर, वहां मैंने किसी दुकानदार को सर बिल देते हुए नहीं देखा। कागज पे बिल बनेगा आपका, ये देश के लिए भी घातक है सर। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तुम बिल तो देते हो यार कागज पे, तुम कौन से जीएसटी के विरोध, तुम क्यों कर रहे हो विरोध? तुमको तो जीएसटी से कुछ लेना ही देना नहीं है, क्योंकि तुमने तो बिल कच्चा दिया है। तुम तो गद्दार हो यार। लेकिन वो भी बोलता है मोदी जो है वो जीएसटी ला करके वो देश को बर्बाद कर रहा है। ये उसके, वो इसलिए बोल रहा है हिंदुओं को कि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरा असली कोर जो है इस्लाम पे ही हम अटके हैं। तुमको रोजगार पे बात करेंगे। वो आपने एक वीडियो देखा होगा वायरल, कि वो एक नॉन मैट्रिक वाला कह रहा है आप रोजगार नहीं है, खुद क्या कर रहे हो?
हम तो दिन में 4 बार पंचर लगता, तो तुम्हारा तो रोजगार बढ़ ही गया है ना यार। 25 रुपए पहले पंचर था, अब तुम एक पंचर का 100 रुपए ले रहे हो, लेकिन तुमको गैस सिलेंडर चाहिए होगा 900 रुपए में, तो तुम भी 25 रुपए में बनाओ ना, तब ना मिलेगा। ये तो चीजें समांतर चलेंगी। तो बंगाल की स्थिति जो है वो रोचक है मेरे हिसाब से। कम बीजेपी 16 से 20 सीट वापस जीतेगी लोकसभा में। और फिर लोग प्रश्न पूछेंगे कि कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि ठीक है बीजेपी बचा नहीं पाई थी लोगों को, क्योंकि बीजेपी के ही लोगों पे अटैक हो रहा था, वो कैसे बचाती? आपने उस हिंसा को जस्टिफाई किया या आप मौन रहे? तो अब जब भी बैलेट होगा, वोटिंग का समय आएगा, तो वोटिंग के समय वो क्या करेगी? वो वापस बीजेपी को वोट करें, क्योंकि जानती है अत्याचार तो इसने किया ना। इस पंचायत चुनाव में मैसिव लेवल पे अत्याचार की कहानियां हैं। किस न्यूज़पेपर में आपने कोई पहले अत्याचार की कहानियों पे पूरा का पूरा आर्टिकल छपता था? इस देश के जो 4-5 प्रमुख अंग्रेजी अखबार हैं, आपने पढ़ा सर कि बंगाल में हो रही अत्याचार और हिंसा की घटनाओं पे किसी ने कुछ लिखा हो? 1-2 तो ऐसे हैं कि वो ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से ही वो निकल रहे हैं। तो आप ये मत कहिए ना कि आप पत्रकार हैं, आप कहिए कि आप प्रवक्ता है। फिर हम देखिए आसानी होगी अभिषेक तिवारी जैसे लोग के लिए भी। अगर रवीश कुमार मुझे आज ये कह दे कि वो इंडी गठबंधन का पत्रकार है, नहीं है, वो पत्रकार नहीं होगी, वो इंडी गठबंधन का प्रवक्ता है, तो आसानी होगी विचारधारा की लड़ाई को एक्सचेंज करने में। आप कहते हैं पत्रकार हैं, तो मास को आप कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। मास को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम पत्रकार हैं लेकिन बड़ाई करेंगे और पूरा प्रवक्तागिरी करेंगे इंडी गठबंधन का, लालू यादव का, राहुल गांधी का। और आपने तो स्वयं अपनी बातों का लाज नहीं रखा। उन्होंने कहा था कि अगर नेता के साथ कोई आदमी दिख जाए तो पत्रकार नहीं है, और आप राहुल गांधी के साथ भारत तोड़ो यात्रा में स्लीपर सेल को एक्टिव करने चले गए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं स्लीपर सेल को एक्टिव करने चले गए? और हमारे जो मराठा क्षत्रप हैं महान, वो किस तरफ हैं, क्या अभी तक पता चल पाया है? ये एक अलग समस्या है सर। जब प्राइवेट लिमिटेड ये गलती, ये मिस्टेक बाला साहब ठाकरे कैसे करते हैं, ये मेरे समझ के कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे को ये समझना चाहिए था कि उनकी लेगेसी को कौन कैरी कर सकता है आगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति बहुत बड़े वृक्ष हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं, इतने कंफ्यूज्ड हैं कि अपने पिता के स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाते 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 अब वो स्वयं को सोनिया सिन्हा बनाने पे मतलब डेस्परेट हैं। उनके बारे में तो हमें पता है, हम तो शरद पवार के बारे में कंफ्यूज हैं लोग बाग। नहीं, शरद पवार भी कंफ्यूज नहीं है। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि शरद पवार के आज्ञा के बिना अजीत पवार ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि शरद पवार को पता है कि मोदी ही जीतेगा? हाँ, तो मोदी ही। बिल्कुल, वो इस वजह से पता है। देखिए, शरद पवार की उम्र भी हो गई थी और शरद पवार डायरेक्ट जाते तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तुम तो मुझसे मुक्त हो सकते हो ना। और देखो, दुनिया में कोई आदमी नेता विपक्ष में रह के नहीं बनता। तुमको पता नहीं है कि तुम 2000 इनके साथ रहोगे, 2024 भी हारोगे, उसका अगला विधानसभा भी तुमको हारना है, तो फायदा क्या है? इससे तो अच्छा है तुम दुनिया के सामने मेरे आगे बगावत कर दो, कह दो कि खिंच गई है तलवारें, शरद पवार कुछ नहीं कर रहे हैं, और पहले तुम चले जाना, बाद में अपनी भतीजी को भी ले आना, समय के साथ सब कुछ सेटल डाउन। क्योंकि वो अकेले नहीं टूटे हैं, जो एनसीपी टूटी, भतीजी नहीं बहन है, हाँ मतलब बहन को, तो वो अकेले नहीं टूटी है, वो टूटी इस तरह से है कि पूरा कोर टीम टूट गया। और कोर टीम टूट जाए और शरद पवार को भनक ना लगे, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मेरे लिए टफ है, मुश्किल है। तो मुझे लगता है उनको भनक भी, और इसका शुरुआत जो है वो कर्नाटक इलेक्शन के पहले हो गया था, जब खुद आगे से लीड करते हुए शरद पवार बार बार बोल रहे थे नहीं सावरकर पे बयान ठीक नहीं है, सावरकर पे राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। फिर अडानी पे आए तो बोले गलत,
मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए कि इस उम्र में भी शरद पवार को पता है कि गलत है, तो मैं सामने से स्वयं आकर के बोल देता हूं कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। राहुल गांधी वो स्टेप नहीं लेते। अच्छा ठीक है, स्टालिन ने बोला, स्टालिन के बेटे ने, वो ठीक है, खड़गे के बेटे ने बोला, वो भी ठीक है, क्योंकि हम मेरी मौन सहमति है तो कैसे बोलूं, तो आपका वोटर डिटैच हो जाता है। लेकिन जैसे आप समस्या को एड्रेस कर लेते हैं तो सामने वाले का जो है अगला स्टेप क्या है होगा, उसको आप बदलने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं, अब तुम ये तो नहीं बोल सकते। इस वजह से शरद पवार का होना नहीं होना इस गठबंधन में कोई मतलब नहीं है मेरे आगे, क्योंकि वो प्रयास, अच्छा वो प्रयास भी नहीं कर रहे कि इंडी गठबंधन कुछ करे। मैं नहीं मानता कि उनके जैसा बुद्धिजीवी ये कहेगा कि तुम लोग पागल हो क्या जो पूरे सनातन धर्म के ऊपर बयान दे रहे हो और तुम लोग चुप हो, और तुम्हारे खुद कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे बोले जा रहे हैं। अगर वो देना चाहते तो अवश्य देते, लेकिन उनको पता है कि ये जीतना इतना कुछ नहीं है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा साइडलाइन रहूंगा और समय आएगा जब तो मैं भी बोलूंगा इस गठबंधन में कुछ नहीं ना, बेकार है, छोड़ के चलते हैं। तो अब जरा हम चर्चा कर लेते हैं चुनावी गणित की। जी। और चुनावी गणित जैसा पिछली बार हमने देखा था कि 37% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के थे और 9% वोट उनके एलाइज के थे। कुल 46% वोट के साथ में उन्होंने जो हमारे राजनीतिक या हम कहें हमारे जो चुनावी इतिहास है, लोकसभा के चुनावी इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, क्योंकि वैसा प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू भी कभी नहीं कर पाए थे। एक में किया था उन्होंने और एक राजीव गांधी ने किया था, तो तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और उन्होंने 3% वोट गेन किया था 2014 से, जबकि सब लोग कह रहे थे कि अरे मामला गड़बड़ हो गया। अब इस बार आप क्या देखते हैं, ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? अब बीजेपी का बढ़ेगा, एनडीए का उसके आसपास रहेगा। अब मैं कह रहा हूं बीजेपी का बढ़ेगा, एनडीए का उसके आसपास रहेगा, तो उसके कारण है, पहले घटक दल में शिवसेना प्रॉपर थी, नीतीश कुमार थे, तो वो 9% दिख रहा था, अब वो नहीं दिखेगा। लेकिन बीजेपी का क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो वो एनडीए का 9% था वो माइनस कुछ होकर के तो उधर जाएगा, लेकिन कुछ बीजेपी की तरफ चला आएगा। जैसे बिहार में आ जाएगा, थोड़ा बहुत पंजाब में बढ़ जाएगा, क्योंकि सीट सनी देओल वाली जो है नए अध्यक्ष जो है बीजेपी के वो लड़ेंगे पंजाब में, और रिजल्ट वही आना है वहां का, ठीक है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, इसमें विपक्ष के लिए संभावनाएं मुझे बहुत अधिक नजर नहीं आती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही रिजल्ट होना है, गुजरात का वही है, राजस्थान का वही है। अब हम प्रदेशवार चर्चा कर लेते हैं जी। तो दक्षिण से आरंभ करते हैं। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे दुर्बल, कमज़ोर मानी जाती है। तो केरल में तो वो है ही नहीं। वहाँ आपको क्या लगता है कि 15 सीट दोहरा पाएगी कांग्रेस? नहीं, इस बार थोड़ा बड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। इसलिए ट्रिकी है कि क्या ये इंडी, इसका मतलब ही है कि इंडी अलायंस का एंड हो जाना है केरल में ही? आपने जो क्वेश्चन पूछा तो इस हिसाब से तो लेफ्ट को और कांग्रेस को साथ में लड़ना चाहिए, तब तो 15-0 होगा। लेकिन अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ेगी तो प्रमुख विपक्षी दल तो बीजेपी हो जाएगी वहां पर। ये इसीलिए मैंने कहा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, कांग्रेस का जो भी होगा मुझे लग रहा है लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग ही लड़ेगी, और 15-0 थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि लेफ्ट वहां पे इस बार सर्वाइवल के लिए वहां पे लड़ेगा। अगर वो नहीं हुआ तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति हुई। पिछली बार जो है एक तरह से स्वीप किया कांग्रेस के अलायंस ने, यूडीएफ ने, लेकिन विधानसभा में इतिहास बना दिया एलडीएफ ने कि उन्होंने लगातार दूसरी बार जी विजय अर्जित की। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के मुस्लिम और क्रिश्चियंस ने ये डिसाइड किया था कि लोकसभा में कांग्रेस को दे देना है और स्टेट में इनको रखना है, वरना ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पैसा भी तो जरूरी है चलाने के लिए। आप तो देख ही ना कि जिस प्रकार से केरल में गोल्ड स्मगलिंग चल रहा है, उस पर एक अलग तरह का एपिसोड हो सकता है कि मास लेवल पे पूरे देश में ज्वेलरी की दुकानें केरल की ब्रांच के लोग खोल रहे हैं,
और चाहे मलापुरम गोल्ड हो या फलाना ढिमकाना, वो सब केरल के ही हैं। और वहां पे स्मगलिंग बहुत गोल्ड की हो रही है। ये कैसे हो रहा है, कौन सी सरकार कर रही है, इस पे तो अलग चर्चा है। तो आपने जो सीट पूछा, मेरे हिसाब से फिर से कांग्रेस के लिए वही है कि इस बार मैं 10 या 5 रखूंगा। 10 सीट कांग्रेस को और 5 सीट लेफ्ट को। बाकी 5 कहाँ जाएंगे? बाकी 5 हाँ मतलब 10 कर दीजिए। हाँ 10 यूडीएफ एलडीएफ है वहां तो। हाँ वो आप वही 15 या 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई गेन तो नहीं होगा, ये श्योर है। नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु। पिछली बार सारी सीटें जीत गए थे लोग, इस बार सर बीजेपी और उसकी अलायंस एडीआईएम के 10 से 12 सीट जीतेगी सर। 10 से 12 जीतेगी जी। चलिए अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे। तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो है नहीं, तो तेलुगु देशम वर्सेस आपकी वाईएसआरसीपी, इसमें कोई परिवर्तन होगा सर? उसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक बार शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाए तो बीजेपी अपना अलायंस डिक्लेयर करेगी, या तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ या फिर इनके साथ। वाईएसआर के साथ अलायंस की संभावनाएं है नहीं। चरण वंदना काफी कर चुके हैं कि मालिक हमसे भूल हुई थी, भले आप हमको बेल्टे बेल्टे पीट लीजिए लेकिन अलायंस कर लीजिए। ऐसे अलायंस करेंगे कि लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी को ठीक ठाक सीटें दे देगी और असेंबली इलेक्शन में आप हमको सपोर्ट कर दीजिए, हम मुख्यमंत्री वापस जो कुछ खो गया है वापस प्राप्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो ऐसा नहीं कि नहीं है बीजेपी, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। तो वहां पे वाईएसआर की सीटें इस बार कम होंगी सर, वो टर्न वाइज होता है। इस बार तेलुगु देशम का चांसेस हैं। दूसरा, अब चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं तेलंगाना भी बताई दूं, वहां भी ऐसा नहीं कि बीजेपी चमत्कार कर देगी, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार 4 जीती थी तो उससे नीचे भी नहीं है। वो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 से नीचे नहीं होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं एक्स फैक्टर साउथ इंडिया का, वो है कर्नाटका। कर्नाटका में भी एक कंडीशन है, अगर बीजेपी जेडीएस के साथ लड़ेगी तो सीटें कम आएगी, अकेले लड़ेगी तो बीजेपी की सीटें आएंगी। अभी अपने आप में अलग कनेक्शन है, एक अलग कहानी है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा में इस समय अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जो कांग्रेस विरोधी वोट और जो है वो जो बीजेपी विरोधी वोट है वो बटेगा। क्या है कि बटेगा भी, और लोकसभा के संदर्भ में हमने देखा है कि जो वोकालीगा वोट है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है बेशर्मी के साथ, कहता है ये तो पीएम बन नहीं रहे हमारे पार्टी के, और हम मूलतः जो है वो कांग्रेस के विरोधी रहे, अधिकतर जो है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो वो अच्छा, मोदी को वो अच्छा लीडर मानते हैं। उन्होंने हमारे ऑन कैमरा भी कई बार कहा था कि स्टेट में तो हम चाहते हैं कि बीजेपी ना आए क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर बेकार है, लेकिन मोदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब जब कोई ये स्टेटमेंट देना कि मोदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ, हम स्टेट में वोट बिल्कुल नहीं करेंगे बीजेपी को, लेकिन लोकसभा में हम बिल्कुल बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। अलग अलग सर्वे भी कुछ इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी फिर से 20 से 24 सीट के आसपास इसी बीच रहेगी। अब आते हैं, हम चलते हैं पहले पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व में भी थोड़ा बीजेपी की स्थिति डामाडोल ही रहती है, एक दो जगह कुछ छोड़ के। तो पूर्व में छोटे छोटे प्रदेशों को छोड़ देते हैं, असम से आरंभ करते हैं। असम में बीजेपी, मुझे लग रहा है कि वहाँ पार्लियामेंट्री सीट्स का भी डिलिमिटेशन हुआ है। हाँ, तो पिछली बार 9 जीती थी, इस बार क्या अधिक जीत सकती? हाँ, इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पे 12 सीट जीतेगी, और उसको लेकर के हेमंता बिश्व शर्मा जी की क्या स्ट्रेटजी है इससे क्लियर हो जाएगा लोगों को। हेमंता जी ने बड़ी साफ बात है कही कि मेरे हिसाब से मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 35% नहीं होना चाहिए। मैं असम का बॉर्न हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1972, 3, 4, 5 जो एरा रहा है, बहुत से बांग्लादेशी आ गए, लेकिन वो भारत के वोटर तो नहीं हो सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। तो कहा गया कि एनआरसी तो हुआ नहीं, बोला नहीं, हम अपने स्तर पे भी करा रहे हैं ना। वो एनआरसी और वोटर लिस्ट के होने का ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वोटर लिस्ट में अगर कोई फर्जी बनाया है तो उसके लिए एनआरसी होना नहीं होना जरूरी नहीं है, उसका नाम कट जाएगा बस। तो जो नाम
कट जाएगा वाला फैक्टर है ना, वो बहुत तेजी से काम हो रहा है वहां पे, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा अब ये चाह रहे हैं कि वो जो छोड़ के जाए लेगेसी, तो जो समस्या बंगाल या फिर असम के साथ क्रिएट की गई थी डेमोग्राफी बदलने की, वो सुधार के जाए। और इसी वजह से उनका पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट का जो बिल आता है उसमें भी वो छोड़ दिया जाता है असम के बगान में काम करने वाले हिंदू लोगों के लिए, वहां के मूल निवासियों के लिए बोला नहीं, उन पे ये लागू नहीं होगा। तो ही इज वेरी मच क्लियर, और मुझे लगता है कि वो लेके आएंगे, क्योंकि उनका एक और बहुत क्लियर है कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। वो बार बार रिपीट जब ये करते हैं ना, तो उससे हिंदू वोटर एकदम फोकस्ड और यूनाइट हो जाता है कि हाँ, हमारा नेता जो है बोल रहा है कि उनको नहीं चाहिए, तो हम ही तो बचे, अगर हम भी वोट नहीं करेंगे तो ये जीतेगा कैसे। सो वोट फॉर बीजेपी जी। और अब आते हैं एक्स फैक्टर पश्चिम बंगाल। मुझे लगता है कि बंगाल में बहुत सीधा और सपाट समीकरण है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। वहां ना तो अब लेफ्ट एग्जिस्ट करती है, ना फुरफुरा शरीफ वगैरह का कोई मतलब रह गया है, सब अब राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी करते हैं उन्हीं के लिए है। तो मुझे लगता है कि आज के समय अगर चुनाव हो जाए तो 16 से 20 सीट बीजेपी फिर लेके आ जाएगी। और वोट शेयर सर असेंबली इलेक्शन में जो ड्रॉप हुआ था 37%, वो लोकसभा में सर वापस 40% पहुंचेगा। चलिए, और अब झारखंड। हमको लगा था बिहार पहुंचेंगे, चीटिंग है लास्ट में। स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना झारखंड का सर, डिपेंड करता है कि बीजेपी अलायंस में अब वहाँ बाबूलाल मरांडी फेस बन गए हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यही बात बीजेपी के वहां के कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कह रहे थे, किसको बना दिया रघुवर दास। अब रघुवर दास ने क्या किया, देखिए बिहार डिवाइड हुआ 1999 में, ये बात रघुवर दास के दिमाग से शायद चली गई थी। उन्होंने क्या किया कि वो सवर्णों को गाली देने लगे। अब आप जमशेदपुर चले जाइए, दुमका चले जाइए, रांची चले जाइए, वहां आज भी वो रहते हैं, वोटर है वहां के। अब आप उनको गाली देंगे तो आपको क्यों वोट करेंगे। उन्होंने वोट कर दिया झामुमो को। झामुमो एक पार्टी का नाम है, कोई ये ना समझ ले कि विचित्र प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मुक्ति मोर्चा, हाँ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वोट किया था और झामुमो ने कहा कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन वो प्रॉमिस नहीं निभाया, क्योंकि वो मूलतः कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस था, वो भी झांसा था। तो झामुमो का नाम झांसा मुक्ति मोर्चा भी कहा जा सकता है। तो झांसा मुक्ति मोर्चा ने झांसा जो दिया उससे वापस निकल आई है, और अब कह रहे हैं कि लोकसभा में तो हमारे पास वैसे भी विकल्प कम होता है। अच्छा, वहां गोड्डा से जो सांसद है निशिकांत दुबे, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति उस समाज के, जैसे देवघर हो गया, और देवघर में भी अगर पंडा का नहीं चलेगा तो पूरे भारत में कहां चलेगा, फिर वो तो वोटर है। तो इसी वजह से बड़ा टफ टाइम है इनके लिए, और लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट पड़ जाएगा, और बाबूलाल मरांडी इस बार वो बीजेपी के लिए अचीव करेंगे जो बीजेपी सोच रही है। मुझे लग रहा है कि झारखंड से बीजेपी 9 सीट आराम से निकाल लेगी। पिछली बार 12 थी। वो कम इसलिए है क्योंकि ये इनिशिएटिव देर से लिया गया। आपको अभी भी लग रहा था कि रघुवर दास वो सब संभाल लेगा, और बाबूलाल मरांडी के पास भी जादू की छड़ी तो है नहीं। लेकिन बाबूलाल मरांडी की तो बड़ी प्रतिष्ठा है, और एक ईमानदार छवि भी है, और राजनीतिक रूप से भी कुशल है। बिल्कुल, वो वहीं के माने जाते हैं, उनको पे बाहरी का भी आरोप नहीं है, सारी बातें ठीक है। और उनके साथ में तो सरयू राय भी काम कर लेंगे। ये एक फैक्टर है सर। अब सरयू राय चूंकि अभी तक आए नहीं है ऑफिशियली, अगर सरयू राय आ जाए तो बीजेपी वापस 12 सीट तक पहुंच सकती है। मैंने सरयू राय वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं किया था ये बोलने से पहले। अगर सरयू राय आ गए वापस, तब तो फिर बीजेपी जो करेगी वो तो फिर वही होगा, 2019 और 14 ही रिपीट हो जाना। अब आते हैं बिहार। तो बिहार में क्या बा ये हमारे बिहार में मारते हैं गोली कपार में। बिहार में 7 ऐसी सीटें हैं जिसपे नीतीश कुमार का डायरेक्ट कांग्रेस से फाइट है, और बाकी ऐसी सीटें हैं जिसमें जो है 7 को छोड़ दें तो लगभग 8 ऐसी सीटें जिसमें आरजेडी से फाइट है। अब नीतीश कुमार के पास तो 16 जीती हुई सीटें हैं, और वो कितने पे सेटल करेंगे?
उनके पास ये पहली बार है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार विवश हैं। इतने दिनों की राजनीति में मैंने नीतीश कुमार को विवश होते नहीं देखा, क्योंकि राजद को इस बार पता है कि बीजेपी अगर इनको ले नहीं रही है तो हम जितना सीट देंगे उतना पे मानना पड़ेगा, नहीं तो अकेले लड़ो। और तो कोई आपके पास चारा बचा नहीं ना, क्योंकि अमित शाह जी ने और सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो दोनों ने मना कर दिया। बिहार के सबसे प्रमुख अलायंस पार्टनर है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने बिल्कुल फूंक दिया नीतीश के अगेंस्ट पर पूरे बिहार को लेकर के। अभी 5 दिन पहले पूरी अपनी कार्यकारिणी की बैठक करी है उन्होंने, और क्या जबरदस्त माहौल था, क्या जबरदस्त भीड़ था चिराग पासवान को लेकर के। और चिराग पासवान एक अलग लीग पे काम कर रहा है। ये डिकोड करना आवश्यक है कि वो जाति के बंधन को तोड़ रहे हैं। जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बयान कांग्रेस के नेताओं का आना चाहिए था या फिर नीतीश कुमार का बयान आना चाहिए था, आरजेडी का बयान आना चाहिए था, मैं दयानिधि के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उस पे बिहार का एकमात्र नेता सम्राट चौधरी तो बीजेपी के हैं, उसके अलावे कोई बोला तो खुल के बोले चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि ये बयान तो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, ये तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वो बड़े स्मार्ट ढंग से अपने आप को दलित लीडर भी बना लेते हैं और पूरे सनातन के साथ भी स्वयं को जोड़ लेते हैं। ब्राह्मण माता की संतान। मैं वही कह रहा हूं। तो उनके पास देखिए एक्स फैक्टर तो है ना, वो ठीक है, लेकिन उस एक्स फैक्टर होने का एक उपयोग करने का भी स्टाइल होना चाहिए। वो उसको बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि पिता के बाद जितने पुत्रों की नीचे में राजनेताओं की ये आई है लेगेसी, उसको सबसे अच्छे से संभाल ही नहीं रहे। पिता से ऊपर जाने वाले हैं चिराग पासवान, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। तो नीतीश के लिए संभावनाएं बहुत संकुचित हो गई हैं। अब नीतीश कुमार के पास वही जो प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सीट से अधिक नहीं जीतेंगे। लड़ेंगे कितनी? लड़ेंगे वही 10-12, क्योंकि लेफ्ट ने अभी पिछले हफ्ते कहा कि 8 से कम सीट पे हम समझौता नहीं करेंगे। अब अगर 8 सीट पे लेफ्ट लड़ेगा, वाम दल लड़ेगा, तो कांग्रेस कहेगा हम 10 पे तो लड़ेंगे भाई। अब 40 में से सर 18 सीटें तो यही हो गई, फिर 22 में 22 सीटें बची, 16 तो इनके सांसद हैं। अब 22 में 11 सीट पे भी लड़ेंगे तो 5 सिटिंग सांसद कहेंगे पागल हो गया कि पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, इसको छोड़ो बीजेपी में चलो, क्योंकि वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्योंकि वो स्वयं पिछली बार 17 सीट पे लड़ी थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बिहार को जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी, वो टूट के पहले कर रहे हैं। टूट के बाद ये नंबर क्या होगा थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि बीजेपी 26 से 30 के बीच में एनडीए जीतेगी। बीजेपी का नंबर 20, 21, 22 जो भी हो, लेकिन एनडीए 26 से 30 के बीच जीतेगी। अब चलते हैं पश्चिम, जो मुझे लगता है सबसे सरल है, क्योंकि मुझे लगता है आप भी यही कहेंगे कि गुजरात 26 आउट ऑफ 26 नो प्रॉब्लम, राजस्थान 25 में से इक्की दुक्की कोई निकल जाए तो निकल जाए, 24-25 कर सकते हैं। हाँ, और मध्य प्रदेश पिछली बार 27 थी। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई लोकसभा के संदर्भ में परिवर्तन नहीं है, हो सकता है 27 के 26 आ जाए, पर रहेगा मूलतः वही। और छत्तीसगढ़ वही, हाँ वही, लोकसभा में वही है, रिजल्ट वही है। वो तो सर तब भी नहीं हो पाई जब 2019 का चुनाव जीते थे। अच्छा, पूर्व में हम उड़ीसा छोड़ गए, तो उड़ीसा में भी लगभग वही जो पहले था। हाँ, उड़ीसा में बीजेपी वही 7 या 8 जीतेगी। असेंबली में नवीन पटनायक, नवीन बाबू बिना किसी इफ एंड बट के आराम से रिपीट कर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होनी और थंपिंग मेजॉरिटी आनी है। और रिजल्ट ये, क्योंकि बहुत स्मार्ट आदमी मैं उनको मानता हूँ। देखिए मतलब लोकसभा में समर्थन कर देते हैं तो बीजेपी से कहते हैं बदले में हमें फंड कर दो, हम अलग तरह के स्टेट हैं, हमारे पास रिसोर्सेस की समस्या रहती है, सुनामी भी आता रहता है, और मोदी सरकार आराम से हेल्प भी कर देती है, बिना किसी क्लेश के सरकार चल रही है अच्छे सब कुछ के साथ, तो क्या दिक्कत है। हाँ, ये याद करना होगा सभी को कि आज तक के सबसे लंबे समय के चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू हैं। वो नया रिकॉर्ड, मतलब आप सोचिए कि नीतीश कुमार ये सोचते तो हैं, ज्योति बसु का रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर वो चाहत नहीं है, वो बीच बीच में पीएम बनने चले जाते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो यही होगा।
महाराष्ट्र में सर एनडीए को अभी भी सर मैं 35 से ऊपर नहीं दे रहा हूँ। 35 से ऊपर नहीं दे रहे हैं? हाँ, मतलब विपक्ष के लिए संभावनाएं कुछ तो बढ़ी है सर वहां पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए 35 से ऊपर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ लोग, ठीक है शिवसेना टूट जाएगी पूरी तरह से, कैडर भी बदल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग लॉयल एकदम, उनके अंदर वो बीमारी होती है कि नहीं रह जाएंगे लॉयल, क्या बात है, जीवन का आखिरी पड़ाव है। तो वो समाज जो है शिवसेना के साथ है। मेन जो टूट हुई है ना, वो बड़ी शिवसेना वाली टूट नहीं है। मैं मानता हूं राजनीति में जो मेन टूट हुई है वो सर एनसीपी वाली हो, वो समीकरण बदल रही है। वरना बीजेपी के लिए यूनाइटेड एनसीपी प्लस उद्धव वाली शिवसेना और कांग्रेस रहती तो आसान नहीं होती लड़ाई। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर। जम्मू कश्मीर सेम। जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं है। पंजाब सेम नहीं पंजाब में बदलाव है सर, क्या है सर पंजाब में तो पूरी कहानी बदल गई है। अच्छा, मैं लेकिन उसका उत्तर तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी अगर अलायंस होता है तो, और क्यों देगी? अलायंस होता है तो हाँ, लगता तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों कहेंगे देखिए हमने असेंबली में इतनी जीती है इसलिए हम लेंगे 10 सीट, दूसरी कहेगी कि हमने 10 सीट पहले जीती है इसलिए हम लेंगे 10 सीट। चलिए, तो आपने अच्छा किया कि बता दिया कि अलायंस नहीं हो रहा। तो अलायंस नहीं हो रहा तो मान लीजिए अलायंस हो भी गया तो बराबर सही होगा, 7-6 नहीं होगा सर। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल कैन सेंस दिस कि यही तो मौका है अपने आप का नंबर लोकसभा में बढ़ाने का। पंजाब पे वो मानेगा नहीं सर, और कांग्रेस को मानना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस मजबूर है। तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी बड़ी स्ट्रांग है सर। हम लाख बातें करें ये फलाना है ढिमकाना है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये चीज आम आदमी पार्टी से सीखनी चाहिए। ठीक, 9 साल पुरानी बेस पार्टी अपना बेस भी जल्दी बनाती है, पंजाब में लोगों तक पहुंचती भी है। और आप वहां के 40% देखिए, वहां पे 40% हिंदू है और क्लियर कट अब तो चीजें पंजाब में चल रही है, फिर भी आप अपने हिंदू लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो वो अपने आप को हिंदू पार्टी बताना नहीं चाहते ना, समस्या ये है। खैर, उस समस्या का अभिषेक तिवारी और जयपुर डायलॉग्स के पास तो निदान नहीं है, हम बता ही सकते हैं। अगर वो प्योर हिंदू पार्टी के रूप में वहां पर खड़े हो जाएं तो हिंदू उनको वोट करेगा, सत्ता में आ जाएंगे। वो तो आज तक तो अकाली दल के पिछलग्गू बने रहे। हाँ। और अकाली दल की जो घोर कम्युनल पॉलिटिक्स है, हाँ, जो कि मुख्यतः हिंदू विरोधी है, बिल्कुल उसमें सम्मिलित रहे, तो फिर वो कैसे इतनी जल्दी विश्वास बने? तो अब वही है कि इसमें देखना है। हालांकि बीजेपी को अपनी जो 2 सीटें मुझे लगता है वो बचा लेगी। इंटरेस्टिंग ये है, एक ही तो है। हाँ, एक गुरदासपुर वाली, तो मुझे लगता है वो बचा लेंगे। सुनील जी वहां से जीत जाएंगे। मैं सनी देओल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, झांकड़ जी की बात कर रहा हूँ, तो वो जीत जाएंगे और 1 सीट बीजेपी और निकाल सकती है सर। देखिए, वहाँ जो सीटें बीजेपी निकाल सकती है उनके जो डेमोग्राफी है प्लस जो ट्रेंड्स रही हैं पिछली, वो सीटें हैं फिरोजपुर, आपके गुरदासपुर, होशियारपुर, हाँ, और आनंदपुर साहिब। आनंदपुर भी जीत सकती है। आनंदपुर साहिब, अब मेरा एक विजिट होना पड़ेगा वहां पे, फिर मैं और क्लियर आनंदपुर साहिब में मैं ऑब्जर्वर हूँ। डेमोग्राफी जो है वहाँ की, देखिए उसमें आनंदपुर साहिब जो है उसमें मोहाली की सीटें हैं 3। हाँ, फिर तो इजी रहेगा। 3 सीटें मोहाली की हैं और 4 सीटें वहाँ पर रोपड़ की हैं, 3 और आपके फिर नवा शहर की सीट है और 1 होशियारपुर की सीट है। फिर तो वही रिजल्ट आ जाए, फिर तो वो निकल सकता है। तो बीजेपी एक्चुअली अगर हम देखें, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता कि हम आनंदपुर साहिब में लड़ सकते हैं। हाँ, अरे ये तो सिखों की पीठ है, तो हम यहाँ पर कैसे लड़े? वही बात है कि अपनी वो जा ही नहीं पाते। वो देख रहे हैं कि एसजीपीसी किस राह पे चल रही है, उसको देखते हुए भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। खैर चलिए, अब तो खड़े होंगे ना। एक सीट तो दे ही रहे हैं, उनकी जो है वो तो बरकरार रहेगी। हाँ, वो भी रहेगी। और अब देखते हैं, विजिट करेंगे तो आगे अपडेट करेंगे दर्शकों को, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीट तो आराम से बचेगी। हिमाचल उत्तराखंड सेम
हाँ, हिमाचल उत्तराखंड बिल्कुल सेम सेम। ये तब भी है, मैं दर्शकों को बता दूं, जब हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो तो कभी भी नहीं रही हो उनकी, लोकसभा हाँ, में तो पूरी आती। हाँ, लोकसभा में वो कोई चेंज नहीं है जी। अब आते हैं हरियाणा पर। राहु और केतु दोनों से जो है वो अभी ग्रसित हैं खट्टर साहब, और अपना तो वोट बैंक खिसक ही रहा है उनके कुछ कुकृत्यों के वजह से। लेकिन अगर हम लोकसभा के संदर्भ में वोट की मार्जिन देखें तो खट्टर के नाम पे नहीं पड़ना। नहीं, वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है। और हरियाणा की एक बहुत अच्छी वो है कि जितना जाट और मुसलमान जितना उत्पात करते हैं, हाँ, सारे बाकी एक तरफ हो जाते हैं। बस तो ये उत्पात जो है एक्चुअली में, पिछली बार जाटों ने उत्पात किया, हाँ, इस बार मुसलमानों ने किया। तो ये दोनों जो हैं वो, हाँ, वोटर जो हैं वो, तो ये इंडिया अलायंस समझ नहीं पा रहा है कि मोदी और ये कहते हैं कि ये जैसे उत्पात करेंगे ना तो बाकी बिरादरी 36 में से एक हो जा रही है, और आप 36 में से देखिए क्या कहते हैं कि डिवाइडर इन चीफ जो है मोदी को बोलते हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि 36 की 36 बिरादरी को एक करना है, आप स्वयं दो को अलग करने पे पड़े हुए हैं, तो रिजल्ट वही आ जाएगा ऑलमोस्ट 36 जो है। ये हो सकता है कि रोहतक की सीट बहुत कम मार्जिन से जीती। अब वो भी कौन सी कम मार्जिन थी सर, कितना लोकसभा में गैप कंप्लीट करेंगे? 15,000 वोट से ही तो हारा था बेचारा दीपेंद्र। ठीक है, 15,000 सर। क्या है कि रोहतक की सीट के साथ मुझे लगता है कि एक चीज और है कि दीपेंद्र को बढ़ाना भी तो होगा कुछ। वो कौन सा बात तो वही है कि मुस्लिम, और उन्होंने तो पिछली बार भी दिया था ना सर वोट। नहीं, वहां तो मुस्लिम है ही नहीं है उसकी कंस्टिट्यूएंसी में। तो पूरे हरियाणा में मुसलमान सिर्फ 3 सीटों पे है, हाँ, असेंबली सीटों पे। ठीक, तो बाकी जो उनको वोट मिला और वो सीट जो है वो नहीं जीतनी इनकी, वो तो गुड़गांव की सीट है। गुड़गांव की सीट तो अगर इंद्रजीत राव अगर चले जाएंगे, हाँ, तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तब हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा तब, बिल्कुल। लेकिन इंद्रजीत राव थोड़ा सा असंतुष्ट हैं क्योंकि उनको कुछ भाव जो है वो केंद्रीय लीडरशिप द्वारा कम दिया जा रहा है। वो तो देखने की बात है। वो तो मुझे लगता है बीजेपी लास्ट समय तक ये चीजों को देखती है और वो कर लेगी, मैनेज कर लेगी। दिल्ली, इसमें भी पहला पंजाब वाला उत्तर दीजिए। दिल्ली में अलायंस हो रहा है? दिल्ली में पिछली बार वैसे भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट लाई थी। नहीं, पहले ना हो जाए क्या होगा? मान लीजिए हो गया तो भी क्या होगा? तो बस वही बात है, जब दोनों मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक कॉलेज का सीनियर था, मेरे को चांदनी चौक सीट पे डाउट होती है क्योंकि ये जो हमारे जो है ना हर्षवर्धन जी, ये बड़े ढुल्लमुल्ल और बड़े क्या बोलते हैं, हाँ, वो चले जाते हैं बार-बार, समझौतावादी, जामा मस्जिद में बैठने वाले। इनकी सीट जो है वो खिसक सकती है, बाकी तो सारी आएंगी। मैं आपको एक अपडेट दूं, दिल्ली के इस बार 7 के 7 सिटिंग सांसद जो है दिल्ली में, उनको किसी को टिकट नहीं मिलने वाला। तो फिर सातों जीत जाएंगे। मैं दर्शकों के लिए नया अपडेट दे रहा हूं, एकदम लेटेस्ट है। प्रवेश वर्मा को भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। बयान देने से होता है, काम क्या किए हैं? मोदी के नाम पे चुनाव जीतने और बात, और काम करना और बात। इस बार ये पनिशमेंट है। मैंने क्या बताया था कि मनोज तिवारी जो है बिहार के बक्सर से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इतना बिहार में कर रहे थे? बिहार में वापस स्वयं को एस्टेब्लिश क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पत्ता कट चुका है, उनको भी अच्छे से पता है। तो बोला कुछ नहीं, कम से कम बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है, वहां से चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम गारंटी है तिवारी हैं, जीत जाएंगे। अरे वो तो वहां से अभिषेक तिवारी भी जीत जाएगा अगर टिकट मिल जाए तो। अब आ जाते हैं बाबा के उत्तर प्रदेश में। बाबा कहते हैं 80 में 80। मेरा मानना है कि बाबा ब्लैक शिप। अब इसमें बहुत सारे ब्लैक शिप जो विपक्ष में है, उनको बाबा ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और मेरा ये मानना है सर कि आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ की सीट खतरे में है। मुरादाबाद वापस बीजेपी की तरफ संभावित रूप से कम वोट से ही आ सकता है, और एनडीए जो है 75 से नीचे नहीं रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 75 पे एक कंडीशन है सर, अखिलेश यादव को मैनपुरी में जाना पड़ेगा, यानी असेंबली वाला वापस त्यागना पड़ेगा।
अखिलेश यादव अगर मैनपुरी से नहीं लड़े तो मैनपुरी गई, तो मैनपुरी बहुत खतरे में है सर, बहुत जबरदस्त। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि 2014 में संभल, मुरादाबाद, रामपुर तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो देखिए मुरादाबाद तो आ जाएगी, संभल भी आ जाएगी, लेकिन ये रामपुर वाला जो है ना नहीं आएगा सर। भले देखिए रामपुर की कहानी थोड़ी अब अलग हो चुकी है, वो डेमोग्राफी ही अब ऐसी हो गई कि वहां थोड़ा सा मुश्किल है। वहां अब क्या ही आप कर सकते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास कोई हिमंता दा वाला कोई विजन हो तब बात हो। उपचुनाव में देखे थे ना विजन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब अगर देखिए सदर सीट पे 32% वोट मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो वाला विजन को लेकिन बाबा है तो बाबा के पास चमत्कार, बाबा के पास दो चीजें होती है ना, सत्ता तो है ही, लेकिन बाबा के पास चमत्कार भी तो होता है। अब चमत्कार राजनीति में कैसे कैसे, जैसे लालू यादव कहते थे जिन निकलता है। तो आपका ये जो सारा का सारा विश्लेषण है उसका जो टोटल हो रहा है वो तो 300 के ऊपर जा रहा है। तो मैं तो मान भी नहीं रहा हूं बीजेपी को अकेले 300 से नीचे। तो चलिए आज का वार्तालाप इसी पॉइंट पर हम यहीं बंद करेंगे। और अब ये भी समाचार आया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पंजाब में नहीं हो रहा है, तो इस पे भी जो आपका आकलन था वो ठीक सिद्ध हो जाएगा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।